जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार RWA SSC एग्जाम्स पर। उम्मीद करूंगा आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे, बहुत बेहतरीन होंगे। और दोस्त, एक छोटा सा मैंने आप सब लोगों के लिए यहाँ पर एक वेलकम नोटिस, मतलब ऐसे क्या बोलते हैं इसको, मतलब वेलकम जैसे गेट होता है ना, ऐसे ऐसे लगाया है कि तुम सब लोगों को अच्छा लगे कि इस चैनल पर आज हमारी पहली क्लास होने जा रही है। ठीक है। और साथ ही आप सब लोगों से एक प्रॉमिस है इस वेलकम के साथ में कि आपकी तैयारी को बहुत अच्छी करने के लिए हमेशा डेडिकेशन आप लोगों को दिखेगा, पहले से दिखेगा, एग्जाम के टाइम पे भी दिखेगा, एग्जाम के बाद भी दिखेगा, और हर एक एग्जाम के लिए SSC में दिखेगा। ठीक है। ये मेरे वर्ड्स हैं आप लोगों से, इन वर्ड्स को आप कई साल बाद भी सुनेंगे तो ये सेम रहेंगे, अब से कई साल पहले के वर्ड्स सुनेंगे तो आज भी सेम होंगे। तो कंटिन्यू करेंगे दोस्त, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। ठीक है। बाकी सारी चीज़ें आप जानते हैं, तो उन सब के बारे में बात ना करते हुए आप सब लोगों को पता होना चाहिए कि हमारी जो ये साथी क्लास है, ये MTS के लिए हम इसको शुरू कर रहे हैं। क्या इसमें हम करने वाले हैं आज वो जान लीजिए। कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेंगे, क्या स्ट्रेटजी हमारी रहने वाली है इस क्लास के लिए, क्योंकि साथी कुछ भी करने से पहले हमको ये जानना जरूरी है कि हम उसके लिए क्या करने जा रहे हैं, तभी हम उसके एक निष्कर्ष या बोले कंक्लूजन की तरफ पहुंचेंगे। ठीक है। आप लोग भी तो ये समझ लीजिए, आप लोग जानते हैं कि MTS पहले 2022 में हुआ। ठीक है। जो 2023 में इसका एग्जाम हुआ था, मई 2023 2023 में, और शायद 1 या 2 मई से शुरू हुआ था। 19 उसमें आपका 19 दिन एग्जाम चला था, 57 शिफ्ट थी, वो 57 शिफ्ट। और आपका MTS जो 2023 में हुआ, उसमें जो साथी आपका 9 दिन एग्जाम चला था, सितंबर में हुआ था। ठीक है। पहले भी इसके लिए हमारी क्लासेस हुई थी दोनों के लिए। तो 27 शिफ्ट में हुआ। कहने का मतलब है उस सब के आधार पर, उनके बेसिस पर जो डेटा है कि आपका साथी एग्जाम में टोटल जो 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे MTS के लिए, उस 25 क्वेश्चन के लिए हमारी जो साथी आपका सब्जेक्ट वाइज रेशियो क्लास में क्या रहने वाला है क्वेश्चंस का, वो आप सब लोगों के सामने आपको दिख रहा होगा। एग्जाम में भी यही पूछा जाता है, क्लास में भी यही रखने का प्रयास करेंगे। तो भैया क्या क्लास में हम 25 क्वेश्चन पूछेंगे? नहीं भाई, 25 क्वेश्चन से बात नहीं बनेगी। इसके लिए एक बार थम्स अप करें जी भैया, हम कोऑपरेट करेंगे। तो कभी अगर मुझे लगेगा तो जर्नली, तो आज की क्लास में तो चूंकि बातें होंगी ये शुरुआती दौर की, तो इसके लिए आज की क्लास में तो 30 क्वेश्चन रखे हैं। कल से जो आपकी क्लास होगी उसमें 35 क्वेश्चन हो जाएंगे, यानी कि 5 क्वेश्चन हर रोज करंट अफेयर्स टॉपिक वाइज, कि भाई कौन से आपके हॉट टॉपिक्स हैं इनसे क्वेश्चन बन सकते हैं, उस सबको हम शामिल करेंगे। हर रोज 5 क्वेश्चन, यानी कि हम टोटल जो 15 सेट करने वाले हैं। तो अगर हम 15 सेट करेंगे तो कितने दिन में हो जाएंगे बताएंगे जरा? भैया 15 ही दिन में हो जाएंगे, संडे को छोड़ के मैं आपसे पूछ रहा हूँ। तो 15 सेट होंगे आप लोगों के, तो वो 15 सेट्स हम करने वाले हैं साथी। इसमें हर रोज 5 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के जोड़ेंगे, तो हम 75 टॉपिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करंट अफेयर्स के भी कर लेंगे। बाकी जो रेशियो रहेगा क्वेश्चंस का, वो रहेगा लगभग हर सब्जेक्ट का क्लास में आपका 4 क्वेश्चन। स्टैटिक जीके की अगर हम बात करें, उससे हम कभी 8 क्वेश्चन लेंगे, कभी 10 क्वेश्चन लेंगे। उससे आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि भाई कैसे हमें इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर करनी है। मैं उस पर फोकस करूंगा कि वो कितने क्वेश्चन के माध्यम से कवर हो सकती हैं, कितने क्वेश्चन हम लोगों को लेने जरूरी हैं। ठीक है। तो कहने की बात है कि कल से हम 35, या किसी दिन मुझे अगर 40 क्वेश्चंस भी लेने पड़े तो आप उसके लिए कॉपरेट करेंगे? जी भैया, एक बार थम्स अप कर दें इस बात के लिए। जी भैया, हम 40 क्वेश्चंस भी आप मतलब अपने हिसाब से देख लेना, हमारा रिजल्ट बनना चाहिए। ठीक है। बीच में कोई बातें नहीं होंगी, अतिरिक्त बातें नहीं होंगी, बातें होंगी सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट के बाद में। ठीक है। आप रिजल्ट बनाने वाले होने चाहिए, आपको लगना चाहिए कि भाई हाँ मैं रिजल्ट बनाऊंगा, मेरी उस तरह की तैयारी है। तो कितने सेट होंगे? 15 सेट। तो 15 सेट तो भैया हमारा लगभग आपका, ये तो 20 तारीख के आसपास तक खत्म हो जाएंगे। एग्जाम तो हमारा 30 तारीख को है। तो मैं आपको हर सब्जेक्ट की रोज, हर सब्जेक्ट की साथ ही जो मंडे आएगा इन 15 सेट के खत्म होने के बाद में, जो अपकमिंग मंडे होगा, उससे मैं आपको हर रोज एक वन शॉट कराऊंगा। कहने का मतलब है एक सिंगल साथी आप लोगों के लिए बात होंगी। कोई भी एक एग्जाम, जैसे कि मान के चलो MTS के लिए हम कर रहे हैं, तो MTS के लिए जो मंडे होगा, मान के चलो, मुझे पता नहीं है अभी मंडे कितनी तारीख को होगा, 22 को होगा या तो, या 23 को होगा, शायद 23 को होगा। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, एक सिंगल क्लास करेंगे। ठीक है। उसको कुछ नाम दे लेंगे। सिंगल क्लास मीन्स आपका एक एक क्लास हर सब्जेक्ट की आपका 6 आवर्स की होगी, 6 6 घंटे की एक क्लास होगी। वो हिस्ट्री, जो भी सब्जेक्ट आपके सामने लिखे हुए हैं, इन सब के लिए हम क्लास करेंगे। अब कुछ साथी नए होंगे तो उनको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि भैया एक ही आप ये सब्जेक्ट कैसे कराएंगे सारे। तो आप सब लोग जानते हैं हम कई साल से
आप सब लोगों के सामने पढ़ाते आए हैं और लगभग प्रैक्टिस सेट के माध्यम से हमने हर सब्जेक्ट को लगभग पढ़ाया है, तो उतनी समझ है कि एसएससी क्या पूछता है, क्या पूछ सकता है। तो उसके लिए प्रयास करेंगे, ठीक है। तो टोटल यहाँ पर हमारा फोकस रहेगा कि भाई आप एग्जाम में अपने 25 क्वेश्चन जो हैं उनको बहुत अच्छे से टैकल करें। कितना करने पर सिलेक्शन होगा ये पहले से साथी डिसाइड नहीं किया जा सकता है कि भैया कितने क्वेश्चन मैं कर लूंगा, मेरे बहुत सारे बच्चों क्वेश्चन होंगे प्रैक्टिस सेट में, मैं 20 कर पाऊंगा, मैं 15 स्कोर कर लूंगा या नहीं करूंगा। भाई वो मैं नहीं जानता हूँ। देखो अगर मैं दो चीज़ें जानता हूँ, एक तो एग्जाम का पैटर्न जैसे एसएससी अब तक पूछता है वैसे ही पूछे, ठीक है, तो बहुत अच्छे स्कोर की उम्मीद आप कर सकते हैं। अगर कुछ पैटर्न चेंज हुआ तो वो सभी के लिए चेंज होगा, ठीक है, तो उससे परेशान नहीं होना है, बस मेहनत करनी है कि भाई मैं अपना सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस क्या दे सकता हूँ। तो ये 25 क्वेश्चंस के लिए क्लास हमारी होगी आज ही शाम 5 बजे, आज तो 5 बजे से। और किसकी क्लास होने वाली है जरा आप बताओ एक बार फेंक के, क्या बोलेंगे भैया? फेंकने के लिए बोलते हैं सर, ऐसे दिल फेंक के मारो। तो 5 बजे संजीव सर की क्लास होगी आज ही। संजीव सर आपकी क्लास कराने वाले हैं, लेकिन आज आज 5 बजे होगी, कल से वो 7 PM होगी, ठीक है। कल से वो 7 PM होगी संजीव सर की क्लास, ये आप सब लोगों को मैं बता देता हूँ, ठीक है। मेरी क्लास के तुरंत बाद उनकी क्लास होगी आज 5 बजे से। तो इतनी बातें समझ में आई, इतनी बातें समझ में आई। हमारा टारगेट है इस 25 क्वेश्चन के लिए इस क्लास में, और ऐसे ही इंग्लिश में भी हमारा टारगेट रहेगा आपका 25 क्वेश्चंस का। बाकी आप जानती हैं, बाकी दोनों सब्जेक्ट से आपका रीजनिंग से और मैथ से 20-20 क्वेश्चन आना है। और जो दोनों क्वेश्चन आने उसमें आपको कितना करना है, टोटल 30% करना है, यानी कि 6-6 क्वेश्चन दोनों में करने हैं, मिला के 12 क्वेश्चन कर लेने हैं, तो वो तो क्वालिफाइंग है, तो उसके लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि ऐसे ही क्वालिफाई हो जाएगा, पता चले इधर अच्छा हो गया और उसमें अटक गए आप, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। तो क्या बोलेंगे भैया, ये 25 क्वेश्चंस, आपका एक क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स का होगा, तो कुल मिलाकर के आपका ये 75 मार्क्स की जीएस होने वाली है। और आपका ये संजीव सर की जो क्लास होगी वो 75 मार्क्स इंग्लिश के लिए होगी। ओके डन, एक बार थम्स अप कर दें। अब क्लास पर फोकस करेंगे, उम्मीद करूंगा सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो क्या आप सब लोगों के लिए ज़रूरी है उस सबको साधते हैं, और भैया बोल दो एक बार, भैया नई जर्नी की शुरुआत, और ये नई शुरुआत हम सब मिलके एक नई ऊर्जा से करते हैं, वो ऊर्जा हमेशा बनी रहेगी, ठीक है, वो एनर्जी हमेशा बनी रहेगी। तो पहला क्वेश्चन है आप सब लोगों के सामने, निम्नलिखित में से कौन सा जो डांस है, कौन सा नृत्य है जो राधा और कृष्ण की रासलीला को दर्शाता है? किस पर? रासलीला पर आधारित है। किसकी? राधा और कृष्णा की रासलीला पर आधारित है, ठीक है। रासलीला समझते होगे ना भैया, प्रेम को कहते हैं, ठीक है। प्रेम, जो प्रेम की लीला है वही रासलीला है। तो उसके लिए आपका कौन सा होगा? मोहिनी अट्टम, कथक, सत्रिया या फिर मणिपुरी? तो हम क्या बोलेंगे भैया, मणिपुरी हो जाएगा। तो मणिपुरी किसके बारे में बताता है? राधा कृष्णा प्रेम के बारे में बताता है। मुझे बताइए, जो मणिपुरी है इसको आप फोक डांस कहेंगे या क्लासिकल डांस कहेंगे, यानी इसको आप लोक नृत्य कहेंगे या शास्त्रीय नृत्य कहेंगे? तो सबसे पहले हम जानेंगे इसी बात को कि भैया, सबसे पहले इसी बात को जानेंगे हम कि हमारे जो क्लासिकल डांस हैं, क्लासिकल डांस हैं, जो शास्त्रीय नृत्य हैं, उनकी संख्या कितनी होती है? जो दोस्त हमारे क्लासिकल डांस हैं, क्लासिकल डांस हैं, उनकी संख्या कितनी होती है? तो क्लासिकल डांस होते हैं टोटल भैया शास्त्रीय नृत्यों की संख्या 8, ठीक है। शास्त्रीय नृत्यों की संख्या किसके? संस्कृति मंत्रालय के अनुसार 8 है। वैसे नवा शास्त्रीय नृत्य भी मानते हैं, वो कौन सा, उसके बारे में बात करेंगे। बताओ भैया क्रम से, क्रम से बताएंगे। एक तो बोलो भैया, सबसे पहले साउथ के बोलो कौन कौन से हैं। कथकली कहाँ का है? कथकली जो साथी आपका क्लासिकल डांस है वो कहाँ का है? मोहिनी अट्टम कहाँ का है? मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम कहाँ का है? वो केरला का है। और मैं आपसे बीच बीच क्लासेस में लगातार पूछता रहूंगा, कली किस डांस में आता था, अट्टम किस डांस में आता था। इससे रिलेट करके हम बहुत सारे कीवर्ड्स याद कर लेंगे, ठीक है। कथकली और मोहिनीअट्टम कहाँ के हैं? केरला के हैं आपका। अगर मैं बात करूं दोस्त, आपका केरल के अलावा और कौन सा आता है? आपका भरतनाट्यम। भरतनाट्यम का जो रिलेशन है वो किस स्टेट से है? तो भरतनाट्यम आप क्या बोलेंगे भैया, ये तमिलनाडु से है। कहाँ से है? ये तमिलनाडु से है, केरला तमिलनाडु। तीसरा आपका साथी क्या बोलेंगे? कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी हो गया। कुचिपुड़ी मैं आपसे पूछूं वो कहाँ से है? तो कुचिपुड़ी आप कहेंगे भैया ये आपका आंध्र प्रदेश से है, आंध्र प्रदेश से है, ठीक है, आंध्र प्रदेश से है। अगर मैं आपसे पूछूं दोस्त, ओडिसी कहाँ से है? ओडिसी कहाँ का डांस है? तो ओडिसी आपका उड़ीसा का डांस है। कहाँ सा है?
ओडिशा का डांस है आपका साथी। अगर मैं आपसे पूछूंगा दोस्त मुझे बताइए आप कथक कहाँ का है, तो कथक का आप क्या कहेंगे भैया, वो यूपी का है, उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का है। कितने हो गए? एक आपका सत्रिया होता है, सत्रिया कहाँ का है? सत्रिया से पहले लिखिए आप, सत्रिया से पहले हम लिखेंगे किसको? कथक हो गया आपका। और एक कौन सा बचा आपका? कथकली हो गया, भरतनाट्यम हो गया, कुचिपुड़ी हो गया, ओडिसी हो गया, कथक हो गया, मणिपुरी, जिससे क्वेश्चन था हमारा। मणिपुरी का संबंध कहाँ से है आपका? ये साथी मणिपुर का ही है, तो इसको तो याद करने में भी कोई दिक्कत नहीं है ना। और सातवां क्या हो गया आपका दोस्त? वो सत्रिया हो गया, सत्रिया। सत्रिया कहाँ का है दोस्त आपका? असम का है। कहाँ का है? असम का है। ये तो कॉमन प्लेन क्वेश्चन है जो पूछा ही जाता है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए कि इसमें से ध्यान से देखना, कितने साउथ इंडिया के हैं? ध्यान से देख के बताओ। कथकली कहाँ पर? केरल में। 8 हो गए ना टोटल, 2 ये और बाकी 6 ये। कथकली कहाँ का है भैया? साउथ का, केरल में पड़ता है साउथ, तो 2 डांस तो साउथ के हो गए। भरतनाट्यम कहाँ का हो गया? तमिलनाडु का। कहाँ का है भैया? साउथ का है। कहाँ का है? साउथ का है। आंध्र प्रदेश कहाँ पर पड़ता है? भारत में, साउथ में ही तो है, दक्षिण भारत में। अरे भारत का नक्शा देखा है नहीं देखा? मैप तो देखते होगे, कहाँ पर है भैया? तो आप कहेंगे कि भैया अगर हम बात करते हैं आपका, अगर हम साथ ही बात करें भारत की, तो भैया कहाँ पर पड़ता है? केरल इधर पड़ेगा, तमिलनाडु इधर पड़ेगा, आंध्र प्रदेश इधर पड़ेगा, है ना। तो मैं आपसे पूछूं कितने क्लासिकल डांस हैं जो साउथ के हैं, क्या आंसर आएगा? तो आपका आंसर आना चाहिए भैया 4 ऐसे हैं, 4 क्लासिकल डांस ऐसे हैं जो साउथ के हैं। कितने हैं? 4। ठीक है। ओडिसी कहाँ का है? ओडिसी साथी भारत के नक्शे में यहाँ पर आता है। ओडिसी जो है ये आपका साउथ ईस्ट का है। जैसे एसएससी सीजीएल प्रीलिम्स में ही पिछली बार पूछा गया कि ओडिसी भारत के किस साथी, किस दिशा का है, तो क्या कहेंगे भैया? वो आपका साउथ ईस्ट का है। कथक कहाँ का है? ये नॉर्थ का है, उत्तर भारत में पड़ता है, यूपी आपका। मणिपुरी ये भैया नॉर्थ ईस्ट का है, नॉर्थ ईस्ट का है। और असम भी कहाँ पर पड़ता है? नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है। तो मुझे बताओ कितने क्लासिकल डांस हैं जिनका संबंध नॉर्थ ईस्ट से है? सबका नंबर आए तो बोलेंगे भैया 2 हैं। मैं पूछूं अकेला ऐसा कौन सा क्लासिकल डांस है जो सिर्फ नॉर्थ इंडिया से रिलेट करता है? तो आप कहेंगे भैया कथक है। कितना है? अकेला नॉर्थ इंडिया का कौन सा है? तो आप बोलेंगे वो कथक है। ठीक है, हमारा क्वेश्चन जो था साथी वो आपका मणिपुरी से था। किससे? मणिपुरी। तो मणिपुरी की साथी आपका याद रख लेना, मणिपुरी की अगर हम बात करते हैं, मणिपुरी में साथी 3 तरह की स्टाइल बहुत फेमस है। लाई हरोबा पूछता है, लाई हरोबा का संबंध किससे है? लाई हरोबा जो है आपका, लाई हरोबा ये साथी किससे रिलेट करता है? ये स्टाइल है मणिपुरी की, लाई हरोबा। एक आपका संकीर्तन, क्या बोलोगे? संकीर्तन हो गया। क्या बोलेंगे जी? संकीर्तन हो गया। संकीर्तन का रिलेशन किससे है? मणिपुरी से है। और तीसरी स्टाइल इसकी आती है आपका रास। क्या बोलेंगे? रास आती है। और अगर कभी साथी इसको कोई मणिपुरी को, अगर कोई पुरुष यानी कि मेल परफॉर्म जब करता है, जो आपका पुरुष है यानी कि मेल है, जो मर्दाना पहलू है, जो मेल साइड है, उसको बोलते हैं क्या? आपका चोलोम। क्या बोलते हैं? चोलोम उसको कहा जाता है। तो ये भी पूछ लिया जाता है कि चोलोम का संबंध किससे है, चोलोम का रिलेशन किससे है, चोलोम का संबंध किससे है? तो आप बोलेंगे मणिपुरी से है। ये जो हम क्लासिकल डांस साथी आपका पढ़ रहे थे, इनके बारे में कौन सी बुक बताती है जरा बताएं? इनके बारे में बुक बताती है भैया नाट्य शास्त्र। कौन सी किताब है? क्या बोलोगे? नाट्य शास्त्र इसके बारे में बताती है। नाट्य शास्त्र इसके बारे में हमको बताती है। ठीक है, नाट्य शास्त्र। और हु इज द राइटर ऑफ नाट्य शास्त्र? क्या बोलेंगे? नाट्य शास्त्र को किसने लिखा है? बताइए भाई। नाट्य शास्त्र जो बुक है वो किसकी है? तो आप कहेंगे भैया उसको भरत मुनि ने लिखा है। किसने? भरत मुनि ने लिखा है। किसने? भरत मुनि है, उन्होंने लिखा है नाट्य शास्त्र को। ओके। अच्छा, इस सब के अलावा एक क्वेश्चन पूछ लेगा आप सब लोगों से कि ये बताइए कि अभी किसके लिए तैयारी है कि नवा क्लासिकल डांस उसको बनाया जाएगा? नवा जो साथी आपका, नवा जो क्लासिकल डांस होगा यानी नवा जो आपका शास्त्रीय नृत्य होगा वो कौन सा होगा? तो आप कहेंगे भैया नवा शास्त्रीय नृत्य। मुझसे पहले आंसर आने चाहिए जिन साथियों ने पहले सीखा हुआ है, जिन्होंने पहले सीखा हुआ है उनके आंसर मुझसे पहले आने चाहिए। मुझे लगा कि मुझे ये मतलब महसूस होना चाहिए कि मैंने तुम्हें कुछ सिखाया है। तो छऊ, छऊ की बात अगर हम करते हैं साथी, कितने तरह के छऊ होते हैं जरा बताएं? छऊ कितने तरह के होते हैं भैया? 3 तरह का छऊ होता है। छऊ 3 तरह का होता है। एक होता है मयूर,
मयूरभंज, मयूर किसको कहते हैं? मोर को भैया। पिकॉक को, पिकॉक क्या हो जाता? उड़ जाता, उड़ीसा का है। पिकॉक क्या हो जाता है? उड़ीसा का है। पुरुलिया छऊ कहाँ का है? पुरुलिया, पुरुलिया छऊ कहाँ का है साथी आपका? भैया कोई घर खरीदने जाता है, आधा घर खरीदेगा कि पूरा घर खरीदेगा? भैया पश्चिम बंगाल हम बोलते थे, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल, बंगाल मतलब बंगला। तो बंगला क्या खरीदा उसने? पूरा लिया है बंगला, ठीक है। और तीसरा क्या होता है? सरायकेला छऊ। तो कितने छऊ होते हैं जरा बोले? इसको इंग्लिश में भी यही बोलेंगे, वेस्ट बंगाल। अब मयूरभंज को तुम बहुत सारे अंग्रेजी में ऐसे याद कर लो, मयूरभंज। अब या इसको MAYRR कर लो, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको नाम याद होना चाहिए। आंखें बंद करो, बोलो मयूरभंज छऊ कहाँ का? उड़ीसा का भैया। सरायकेला छऊ कहाँ का? भैया झारखंड का है। पुरुलिया क्या आएगा आपका? बंगला, पश्चिम बंगाल आ जाएगा। क्या आ जाएगा? पश्चिम बंगाल आ जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब यहां से क्वेश्चन पूछने जा रहे हैं, इसको देखो जरा। मुझे बताओ, ये 8 लिखे हुए, इसमें सबसे पुराना क्लासिकल डांस कौन सा है? सबसे पुराना क्लासिकल डांस कौन सा है? बताऊंगा, पूछूंगा किसी दिन, और आज नोट में नहीं लिख रहे हैं, बाद में लिखेंगे। सबसे पुराना कौन सा है? भरतनाट्यम, 2000 साल पुराना है। सबसे नया कौन सा है आपका? सबसे नया ये 500 साल पुराना है, कुल 500 साल पुराना है। मतलब पहले तो इसको साथी क्या बोलेंगे, पहले तो इसको नहीं जोड़ा गया था, पहले तो 7 ही थे, इसको साल 2000 में हमने जोड़ा। और भारत में ये प्रचलित कब से है? कब से है साथी आपका? भैया 500 साल पहले से है। क्या बोलेंगे? 500 साल पहले से। भैया सरायकेला पर आपने वेस्ट बंगाल लिख दिया, सॉरी, सरायकेला झारखंड दोस्त, सरायकेला झारखंड होगा। पश्चिम बंगाल का पुरुलिया, वेस्ट बंगाल का क्या होगा? पुरुलिया होगा। इसको करेक्ट करेंगे, अभी मैं इसे गलती से कर देता, वेस्ट बंगाल दोनों नहीं होंगे, 3 छऊ हैं, ठीक है। एक दिन पूछूंगा नया पुराना, तब आपकी तरफ से। और एक प्रॉमिस और कि भैया जब हम कल की क्लास में आएंगे तो आपकी चीज़ें ये आपको फिंगर टिप्स होनी चाहिए। जो आज बताया है वो फिंगर टिप्स होना चाहिए कल के लिए। कुछ भी पूछूं पिछला मुझसे पहले, मैं भी भूल जाऊं, आप नहीं भूलने चाहिए। लावणी निम्नलिखित में से किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? लावणी, लावणी बोले तो ला, क्या ला? हार ला। क्या ला? हार ला। भाभी जी बोली, ये जो भाभी जी खड़ी हुई हैं इधर फोटो में, ये बोली भैया हार ला। किससे? तुम्हारे भैया से बोली होंगी। किससे बोली? हार ला। और अगर तुम हार ना लाए तो क्या कर देंगी भाभी जी? तमाशा कर देंगी। भाभी जी बोली मैं तमाशा कर दूंगी, तमाशा। अच्छा, तमाशा के बाद में क्या बोलेंगे भैया? भैया ने सोचा यार धन गरी गजा, धन तो है नहीं, धन तो मेरे पास है नहीं, अब कहाँ से लाऊं? अब बेचारे ने, महाराष्ट्र का है ना, तो महाराष्ट्र में तो बड़ा पाव चलता है, तो उसने लिया पाव बड़ा कि इसको मना लूंगा, पाव बड़ा। घर ले जाके उसको दिया पाव बड़ा। भाभी जी ने दी गाली, बोली लेजी है तू, लेजी है। और एक डंडी लेके आई, उसको पीटा भी, लेजी है तू, ठीक है। उसको नकटा भी कहा कि तू नकटा है, नकटा है, लेजी है, डंडी से भी पीटा, डंडी से भी पीटा, ठीक है। और पाव बड़ा वो लेके गया था, उसको तो फेंक के ही मारा। भाभी का नाम क्या था? भाभी गोरी थी और भाभी का नाम था ललिता, गोरी चा ललिता। ये सारे फोक डांस हैं। फोक डांस का मतलब होता है साथी आपका लोक नृत्य। और लोक नृत्य की संख्या भारत में लगभग 3000 के आसपास है। तो 3000 तो तुम याद कर नहीं सकते, बैठोगे भी तो कई महीने लगेंगे। तो धीरे धीरे इसी तरह से फनी वे में कुछ तरह से ट्रिक्स, थोड़ा प्रयास आप करना, थोड़ा मैं, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? MP के 1-2 डांस बताओ भैया। मध्य प्रदेश के आज याद करते हैं, जवारा और मटकी। मध्य प्रदेश क्या बोलेंगे? मटकी के मध्य में ज्वार रखी हुई है। मटकी के मध्य ऐसी होती है ना मटकी, उसके क्या रखी हुई है? ज्वार रखी हुई है। हिमाचल प्रदेश, हिमा और आंचल, दो लड़कियां आपस में मिले तो क्या है? नॉटी हो जाती हैं। नॉटी पूछे आपसे, नॉटी पूछे आपसे, और कितनी नॉटी हो जाती हैं? ज्यादा नहीं, थोड़ी नॉटी हो जाती हैं। नॉटी और थोड़ा, थोड़ा डांस पूछे। यूपी के पूछे साथी, उत्तर प्रदेश के क्या हो जाते हैं? उत्तर प्रदेश का आदमी भैया लंबी लंबी फेंकता है, नौटंकी बहुत करता है। रास लीला, क्या बोलोगे? रास लीला। अब ऐसे मत बोलना जी भैया यूपी के लिए ऐसा क्यों कह रहे हो, मैं भी यूपी से ही हूँ, ठीक है। तो मुझे पता है ना, हमारे यहाँ क्या होता है, अपने चाचा, अपने मामा, ऐसी जोड़ देता आगे कोई कुछ भी। वेरी गुड, आगे आएंगे। वह घटम के देवता के नाम से जाने जाते हैं। घटम,
पिछली पंक्ति में वह निम्न में से किससे संदर्भित करता है, मतलब कौन है जो घटम से रिलेट करते हैं। तो उस्ताद बुंदू खां। भैया बूंद जब पड़ती हैं तो सारी की सारी पड़ती हैं। जी भैया। सारंगी से किसका संबंध है, सारंगी से बुंदू खान का संबंध है। पंडित रविशंकर का संबंध किससे है, ये भैया सितार से है। किससे है, पंडित रविशंकर का संबंध सितार से है। T.H. विनायक राम का संबंध किससे है, आपका घटम से है। बिस्मिल्लाह खान जी किससे हैं, फ्लैगोट यानी कि सहनाई से हैं। किससे, सहनाई से इनका रिलेशन है, सहनाई से। और बिस्मिल्लाह खान जी को भारत रत्न कब मिला था, जरा बताओ। भारत रत्न, तो आप कहेंगे भैया भारत रत्न इनको 2001 में मिला था। और 2001 में किनको मिला था, लता मंगेशकर जी को भी मिला था। लता मंगेशकर जी को भी मिला था 2001 में। लेकिन प्रश्न है पंडित रविशंकर जी को भारत रत्न कब मिला, सितार के लिए जो सितार का वादन करते हैं इनको भारत रत्न कब मिला। मेरे प्यारे दोस्त, आप सब कहेंगे भैया इनको जो भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है भारत रत्न वो 1999 में मिला। तो यहाँ पर एक बात समझ में आती है हम लोगों को कि बिस्मिल्लाह खान जी को भारत रत्न तो मिला ही है। भारत के चारों शीर्ष सम्मान, चारों शीर्ष सम्मान कौन कौन से होते हैं भैया, आपका पहला तो भारत रत्न हो गया, दूसरा हो गया पद्म विभूषण, तीसरा हो गया पद्म भूषण और चौथा हो गया क्या आपका पद्मश्री। तो ये चारों शीर्ष सम्मान है। ये साथी आपका प्रायोरिटी पहली है, इसकी इसकी दूसरी है, इसकी सीनियरिटी तीसरी है और इसकी चौथी है, इसकी चौथी है। तो क्या बोलेंगे भैया, भारत रत्न हो गया, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, ये चार घटता हुआ क्रम है। तो चारों के चारों मिले बिस्मिल्लाह खान जी को, यस और नो, जी भैया मिल गए। अब मुझे बताओ, अगर घटम की हम बात करें, घटम की बात बाद में करते हैं, पहले मुझे ये बताओ जैसे भारत रत्न 1999, लता मंगेशकर जी को कब मिला, 2001 में। लता मंगेशकर जी एक गायिका हैं, जी भैया। सबसे पहले कौन सी संगीतज्ञ थी जिनको भारत रत्न मिला, तो लता मंगेशकर जी तो नहीं चुनेंगे, नहीं भैया। क्या चुनना है, सबसे पहले 1998 में MS सुब्बुलक्ष्मी को, म्यूजिक के फील्ड में सबसे पहले इनको मिला है। MS सुब्बुलक्ष्मी, क्या बोलोगे, ये भैया सबसे पहली हैं, सबसे पहली हैं। SSC का कोई ऐसा एग्जाम नहीं जिसमें ये ना पूछा गया हो। ये सबसे पहले शुरुआत हुई थी इसकी दिल्ली पुलिस 2017 कांस्टेबल से, वहां सबसे पहले पूछा गया था। तो क्या बोलेंगे, MS सुब्बुलक्ष्मी सबसे पहले। ओके, अब आते हैं घटम पर। घटम से TH विनायक नाम याद रखोगे, जी भैया। और घटम की बात करते, घटम एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो घड़े के जैसा होता है, ठीक है। ऐसे घड़ा होता है ना, उस पे ऊपर ऐसे कुछ बांध लेते हैं काला सा, उसको फिर बजाते हैं पट पट पट। तो घटम जो है साथी, इससे जुड़े हुए हैं आपके EM सुब्रमण्यम। क्या बोलोगे, EM सुब्रमण्यम का रिलेशन किससे है, तो क्या बोलोगे भैया, घटम से है, घटम से है। गिरिधर उडुपा, भैया भगवान गिरधर अगर आपके पास हैं तो सब बढ़िया है, लेकिन भगवान गिरधर अगर उड़ गए आपके पास से तो तुम घाटे में चले जाओगे। कैसे चले जाओगे, घाटे में। TN राधा कृष्णन, तूने राधा कृष्णन की पूजा नहीं की, ऐसा बोल रहा था कोई किसी से। तूने TN राधा कृष्णन को नहीं पूजा, इसीलिए तेरा घाटा हो रहा है, इसीलिए तेरा घाटा हो रहा है। घटम को याद कर लो, घाटा या घट कैसे भी रिलेट कर लो, घटम हो गया आपका। जैसे मैं बोलूं वी सेलवा गणेश, वी तो सेल में घाटा खा गए, वी तो सेल में, वी सेल, तो वी तो सेल में क्या खा गए, आपका घाटा खा गए, घाटा खा गए। एक नाम आता है आपका उमियालपुरम, उमियालपुरम के नारायण स्वामी, के नारायण स्वामी का रिलेशन किससे है, तो आप कहेंगे भैया घटम से है। किससे है, घटम से है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, बोलो भाई फटाफट से, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी देवी देवता उड़ीसा के पुरी रथ यात्रा उत्सव से संबंधित नहीं है। बस मेरी आप सब लोगों से, मेरे थोड़ा हैबिट में होता है कि मैं बोलता हूं कि भैया बताओ, बताओ का मतलब ये नहीं होता कि तुम यहाँ इस आंसर लिखने लग जाओ कमेंट में। बताओ का मतलब है अपने मन से सोचो या कॉपी पेन लेके बैठो, उस पे लिखो, ठीक है। मैं कभी आपसे फिर प्रॉमिस करता हूं कि कभी मेरे मुख से निकल जाए बात तो उसके लिए रियली सॉरी। बाकी मैं ये कह रहा हूं कि आपको कक्षा में पढ़ने के लिए आना है, कोई भोकाल मचाने के लिए नहीं आना, ना लाइक के लिए आना, ना सब्सक्राइब के लिए आना आप लोगों को, ना साथ ही कमेंट के लिए आना। आपको आना है सिर्फ पढ़ने के लिए। मैं आपसे बोलूँ ना उत्तर दो, तो उसका मतलब ये नहीं है उसको यहाँ टक 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 टक
फोन को खुद से दूर रखा करो, थोड़ा फोन को खुद से दूर रखो, और दूर रख के मेरे दोस्त कॉपी और पेन लेके बैठा करो हमेशा। क्या बोलेंगे, कौन देवी देवता उड़ीसा के पुरी रथ मंदिर से संबंध में नहीं है? क्या पुरी, पुरी यात्रा कहाँ पर होती है? पहले तो समझेंगे किससे, उड़ीसा में होती है भैया। कहाँ पर होती है? उड़ीसा में होती है। किसका संबंध नहीं है इससे? भगवान जगन्नाथ का संबंध है, जी हाँ। उनके भाई बलभद्र का संबंध है, उनकी बहन देवी सुभद्रा का संबंध है, लेकिन भगवान शिव का इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। इन सबको इनके रथ पे बिठाया जाता है, चैरेट बोलते हैं रथ को, CHARIOT। तो जो इनके रथों के नाम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रथ तो समझते हो ना कि कर्ण के रथ का पहिया धस गया जमीन में। तो क्या बोलेंगे भैया, भगवान जगन्नाथ का जो रथ है उसका नाम है नंदी घोष। क्या बोलोगे? नंदी घोष उसका नाम है। का इसका जो रथ है आपका, क्या बोलोगे? नंदी घोष। किसका रथ है? भगवान जगन्नाथ का। बलभद्र का रथ होता है ताल ध्वज। क्या बोलोगे? इसका जो चैरिट है इसका नाम है आपका ताल ध्वज। क्या होता है? ताल ध्वज होगा किसका रथ? आपका बलभद्र का। देवी सुभद्रा का जो रथ है उसको बोलते हैं दर्पदलना। क्या बोलोगे? दर्पदलना। दर्पदलना होता है। दर्पदलना किसका चैरिट है? ये देवी सुभद्रा। तो ये कौन है? इनकी बहन है, बहन है उनके लिए। अब मुझे बताइए साथी, ये जो शुरू होती है, क्वेश्चन पूछा जाता है, जो रथ यात्रा शुरू होती है पुरी की, वो कहाँ से कहाँ तक जाती है? तो याद रख लेना, ये पुरी से शुरू होकर उड़ीसा के जगन्नाथपुरी एक टेम्पल है ना, जगन्नाथपुरी हमारे 4 धाम में से एक धाम है। क्या बोलोगे भैया? जैसे द्वारिका में धाम है हमारा, ऐसे ही साथी हमारा कहाँ पर धाम है? पुरी में भी धाम है, पुरी में भी धाम है। तो पुरी से शुरू होकर, पुरी से ये साथी आपका जर्नी शुरू होकर कहाँ जाती है? ये भैया गुंडीचा टेम्पल तक जाती है। कहाँ तक जाती है? गुंडीचा टेम्पल तक जाती है। तो गुंडीचा टेम्पल भी कहाँ पर स्थित हो गया? तो ये बोलोगे भैया उड़ीसा में हो गया। कहाँ पर हो गया? उड़ीसा में आपका हो गया। और याद रख लेना, यहाँ पर जो पूजा अनुष्ठान होता है उसको क्या कहा जाता है? तो पूजा अनुष्ठान को यहाँ पर कहते हैं आपका छर पहनरा। क्या बोलोगे? छर पहनरा। छर पहनरा का संबंध किससे है? क्या बोलोगे? जो छर पहनरा है, छर, छर पहनरा, छर पहनरा का संबंध किससे है? तो वो आप कहेंगे भैया उड़ीसा की रथ यात्रा से है। क्या बोलेंगे? उड़ीसा की रथ यात्रा से है। तो क्या बोलेंगे, आपका जो चैरिट जर्नी होती है उड़ीसा की, वो कहाँ तक जाती है? पुरी, पुरी टेम्पल से शुरू होके कहाँ तक जाएगी? गुंडीचा टेम्पल तक जाएगी। और जो साथी यहाँ पर रिचुअल्स होते हैं, जो रिचुअल्स यहाँ पर परफॉर्म किए जाते हैं, उनको बोलते हैं क्या? छर पहनरा। रिचुअल्स को क्या बोलेंगे यहाँ पर? बोलो एक बार। जो यहाँ पर रिचुअल्स होंगे उनको बोलेंगे छर पहनरा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? इतनी बात में कोई भी दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम है? भैया जी, एक तो कह रहा भैया जी इंग्लिश में भी पढ़ाओ। मेरे दोस्त में ऐसा कोई वर्ड ही नहीं है जो मैंने इंग्लिश में अब तक ना बोला हो। आपका ध्यान शायद कक्षा में नहीं है, ध्यान लगाना है। 1-2 वर्ड अगर मुझसे कभी छूट जाए तो उसको रिसर्च कर लेना, ढूंढ लेना। और अगर नहीं समझ में आए तो हम सब हिंदी ही अक्सर बोलते हैं, तो उड़ीसा को तो उड़ीसा ही कहेंगे मेरे दोस्त इंग्लिश में। इतना कॉपरेट करना होगा। और फिर मैं अगर फुल टू इंग्लिश बोलने लग जाऊंगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना? इतना आपको भी पता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम था? कौन सा? ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम था। भारत का पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम कौन सा था जब मानव को अंतरिक्ष में ले आया गया? क्या शुक्रयान कोई हुआ भैया? आप कहेंगे नहीं। क्या गगनयान हुआ? जी भैया, गगनयान भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम है। और गगनयान में कितने जाएंगे? 4 भारतीय हैं, 4 इंडियंस है जो जाएंगे आपका स्पेस में। स्पेस मतलब अंतरिक्ष में जाएंगे। किस में जाएंगे? अंतरिक्ष में जाएंगे। कौन कौन है वो 4 पर्सन? आप बोलेंगे भैया प्रशांत नायर हैं, प्रशांत नायर हैं आपके, प्रशांत नायर जाएंगे। दूसरे व्यक्ति कौन है आपके? अजीत कृष्णन हैं। कौन है? अजीत कृष्णन है, अजीत कृष्णन है। तीसरे पर्सन कौन है आपके? अंगद प्रताप हैं जी। कौन है? अंगद प्रताप हैं। और चौथे पर्सन हैं आपके शुभांशु शुक्ला। क्या बोलोगे? शुभांशु शुक्ला। एक बार थम्स अप करके मुझे बता दो, क्या प्रशांत को ऐसे लिखने की जरूरत तो नहीं है कि प्रशांत ऐसे लिखा जाता है? प्रशांत नायर, प्रशांत नायर, ठीक है,
ऐसे लिखने की ज़रूरत है क्या, बता दो एक बार। जैसे कभी किसी का नाम आकाश आ जाए तो उसको आकाश को अंग्रेजी में एक बार लिख दो भैया, नहीं, ऐसी ज़रूरत नहीं है। पढ़े लिखे बच्चे हैं, पढ़े लिखे बच्चे हैं भैया, हम खोटे बच्चे नहीं हैं, ठीक है, खोटे बच्चे नहीं हैं। तो 4 लोग जाएंगे। ऐसे ही भारत का जो प्रोग्राम हुआ, मुझे बताओ, जैसे चंद्रयान 1 लिखा हुआ ऑप्शन 4 में, तो भारत का जो साथी आपका, भारत का जो साथी आपका मून प्रोग्राम हुआ, मून पर जाने का जो प्रोग्राम हुआ यानी चंद्रयान 1, ये कब हुआ था, चंद्रयान फर्स्ट कब गया था, तो चंद्रयान फर्स्ट गया था 22 अक्टूबर 2008 में, 2008 में। मुझे बताओ साथी, जो चंद्रयान 2 था वो कब गया था, जो हमने साथी चंद्रयान 2 को भेजा वो 22 जुलाई 2019 को गया था। चंद्रयान 3 कब गया था, अभी रिसेंट में पूरे देश में बहुत खुशी मनी थी। चंद्रयान 3 हमारा गया था 14 जुलाई 2023 को, 2023 को गया था, ठीक है। भारत के कितने चंद्रयान मिशन हुए हैं टोटल बताएं, कितने मिशन हुए हैं हमारे मून पर साथी भेजने के, तो कितने हुए हैं आपका, जहां पर हमने साथी अंतरिक्ष यान को भेजा, एक आपका क्या बोलेंगे कार्यक्रम हमने किया, तो हम बोलेंगे भैया 3 गए हैं। कितने गए हैं, 3 गए हैं, ओके। नेक्स्ट, भारत में प्रो कबड्डी लीग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। प्रो कबड्डी लीग जैसे साथी आपका क्रिकेट में क्या होता है, T20 होता है, उसी तरह कबड्डी को प्रमोट करने के लिए प्रो कबड्डी लीग। तो मुझे बताएं प्रो कबड्डी लीग कब हुआ था पहली बार, और किसने जीता था पहली बार, और अब तक कितने सेशन इसके हो चुके हैं। तो प्रो कबड्डी लीग 2014 में परफॉर्म हुआ दोस्त। एक प्रो कबड्डी लीग कब हुआ, 2014 में हुआ, और इसको शुरू किया किसके द्वारा, इंटरनेशनल जो कबड्डी, इंटरनेशनल कबड्डी हेडक्वार्टर कहाँ पर है बताएं जरा। इंटरनेशनल साथी जो कबड्डी कबड्डी हेडक्वार्टर है वो है आपका जयपुर में, और सारे खेलों में एकमात्र भारत ही है, भारत ही है जिसमें साथी ये आपका अकेला जो है ना अंतर्राष्ट्रीय हेडक्वार्टर है किसी खेल का। अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी, अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी जो साथी आपका मुख्यालय है वो कहाँ पर है अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी के लिए, तो आप कहेंगे भैया जयपुर में है। इसी ने शुरू किया प्रो कबड्डी लीग को, और पहली बार कौन जीतता है प्रो कबड्डी लीग, तो याद रख लेना 2014 में जो चैंपियन बना था वो कौन बना था। 2014 में सबसे पहले आपका चैंपियन बनता है जयपुर ही। कौन सी टीम है जयपुर की, भैया जयपुर की है जयपुर पिंक पैंथर्स। जयपुर पिंक पैंथर्स क्या हो गई थी, इसको जीती थी, जयपुर पिंक पैंथर्स ने इसको जीता था सबसे पहली बार में। कौन हराया था, जो पहली बार रनर अप रहा था, जो फर्स्ट टाइम में रनर अप रहा था वो रहा था आपका मुंबई की टीम यू मुंबा। क्या बोलोगे, यू मुंबा। मुझे बताओ सबसे ज़्यादा बार प्रो कबड्डी लीग को किसने जीता है, सबसे ज़्यादा बार प्रो कबड्डी को किसने जीता है, सबसे ज़्यादा बार प्रो कबड्डी को किसने जीता है। तो कौन विनर रहा है सबसे ज़्यादा बार, आप बोलेंगे भैया पटना पायरेट्स रहा है, पटना पायरेट्स रहा है। कितनी बार जीता है, 3 टाइम्स। कितनी बार, 3 बार उसने जीता है। कितनी बार, 3 बार। अभी जो पिछली बार हुआ 2023 में, 2023 में विनर और रनर अप कौन कौन रहे थे, विनर कौन रहा था और रनर अप मतलब जो पीछे रह गया, तो विनर रहा था साथी कौन आपका पुनेरी पल्टन। कौन बोलोगे, पुनेरी पल्टन। और हरियाणा को इसने क्या, हरियाणा की टीम को इसने हरा दिया था। मुझे बताओ प्रो कबड्डी लीग में साथी कितनी टीमें होती हैं, तो आपका आंसर आएगा प्रो कबड्डी लीग में भैया 12 टीमें होती हैं। मैं आपसे पूछूं कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो आपका आंसर आएगा भैया कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं। ऐसे और कौन कौन से खेल हैं जिनमें 7 खिलाड़ी होते हैं, तो क्या बोलोगे, नेट कब, नेट से नेट बॉल और कब से कबड्डी। कब उसने बोला 7 बजे, नेट कब ऑन होगा 7 बजे। तो उसने पूछा फिर क्या करना, बोला वाटर पोलो खेलेंगे, वाटर पोलो। नेट कब वाटर पोलो, इन तीनों में 7 खिलाड़ी होते हैं। नेट बॉल, कबड्डी और साथी आपका क्या बोलेंगे, तीसरा क्या होता है आपका वाटर पोलो। इन सभी में कितने कितने खिलाड़ी, 7 होते हैं। फील्ड हॉकी के खेल में पिछली बार एमटीएस ने पूछा है हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या, आप देखोगे हंसोगे। फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या,
ऐसे पूछ रहा है क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, जरा देखें, कुछ गलत वाले भी तो होंगे। क्या बोलेंगे, फील्ड हॉकी के खेल में कितने खिलाड़ियों को प्रतिस्थापित करने की अनुमति है, कितने की अनुमति है, कोई सीमा नहीं, 3, 10 और 5, 3, 10 और 5 होगी आपका। तो क्या बोलेंगे भैया, कितने खिलाड़ी होते हैं, भैया 11, 11, 11, 11। और फील्ड हॉकी में कितने, एक खिलाड़ी को हटा के भाई उसकी जगह दूसरा खिलाड़ी आ जाए, दूसरे की जगह तीसरा आ जाए, ठीक है। तो इस तरह से कितने खिलाड़ियों को प्रतिस्थापित किया जा सकता है, तो कितने को भी भैया, कोई लिमिट नहीं होती, कोई लिमिट नहीं होती। मैं आपसे पूछूंगा दोस्त, हॉकी का आप मुझे बताओ, हॉकी का जो मैच होता है वो कितनी देर का होता है। हॉकी का मैच भैया क्या बोलोगे, 60 मिनट्स का होता है। कितनी देर का होगा, 60 मिनट का होगा। कैसे होगा, 15 मिनट होता है भैया सबसे पहले, फिर 15 मिनट होता है, फिर भैया 15 मिनट गेम होता है, और फिर भैया 15 मिनट गेम होता है। तो कितने क्वार्टर हो गए आपका, क्वार्टर मतलब चौथा हिस्सा। तो 15-15 मिनट के 4 क्वार्टर खेले जाते हैं। ये जो पहले क्वार्टर और दूसरे क्वार्टर के बीच में गैप होता है ये 2 मिनट का होता है। जो तीसरे और चौथे क्वार्टर के बीच में होता है वो 2 मिनट का होता है। ये क्या है, इंटरवल। तो यहाँ से क्वेश्चन कितनी बार ना जाने पूछे जाते हैं। बीच में मैं अगर बात करूं दोस्त, बीच में जो इंटरवल है वो 15 मिनट का होता है। तो ये 15 मिनट गेम होगा, फिर 2 मिनट ब्रेक होगा, फिर 15 मिनट गेम होगा, फिर बीच में तो कभी भी पूछे लंच टाइम कितना होता है तो आप कहेंगे 15 मिनट होता है। 15 मिनट फिर 2 मिनट होता है। तो कुल मिला के हॉकी का मैच कितनी देर होगा, 60 मिनट होगा। हॉकी खेलते हॉकी स्टिक से, हॉकी स्टिक की लंबाई 37 इंच से बदल के कितनी कर दी गई, जरा बताओ। हॉकी, हॉकी जो साथी स्टिक होती है, हॉकी की जो छड़ी होती है उसकी जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, उसकी लंबाई कितनी होती है। तो आप कहेंगे उसकी लंबाई भैया होती है वर्तमान में 43 इंचेस। क्या बोलोगे, 43 इंच होती है। पहले कितनी होती थी, 37 इंच। लेकिन याद रख लेना एग्जाम में अगर 43 ऑप्शन में नहीं आता है तो आप क्या लिखेंगे भैया, 37 हम चुन लेंगे। क्या चुन लेंगे, 37 हम चुन लेंगे, ठीक है। अगर 43 भी दिया हुआ है तो क्या चुन के आना है, 43 चुन के आना है, 43। अच्छा यहाँ से साथी कुछ बनेंगे, हॉकी का, हॉकी का जो साथी मैदान होता है, हॉकी का जो फील्ड होता है, हॉकी का जो साथी आपका फील्ड होता है उसकी लेंथ कितनी होती है, उसकी लेंथ होती है साथी आपका 91 मीटर। क्या बोलोगे, 91 मीटर होती है। क्या होती है, 91 मीटर होती है। और उसकी जो ब्रेथ होती है यानी कि चौड़ाई होती है, जो उसकी चौड़ाई होती है, लंबाई 91 मीटर और चौड़ाई कितनी होती है, चौड़ाई होती है 50 से 55 मीटर, ठीक है, 50 से 55 मीटर होती है। मैं आपसे पूछूं, जो स्टिक का वेट होता है, जो हॉकी की स्टिक होती है उसका वजन कितना होता है, वजन कितना होता है, तो 737 ग्राम होता है, 737 ग्राम होता है। हॉकी का जो साथी गोल पोस्ट होता है, जैसे ये मैदान हो गया आपका और यहाँ पर आपको गोल करना है, तो गोल यहाँ पर होता है ना आपका, तो गोल करने के लिए साथी जो गोल पोस्ट है, हॉकी में जो गोल पोस्ट होता है, जो बता दे वही धुरंधर। गोल पोस्ट की जो चौड़ाई होती है भाई, एक तो उसकी चौड़ाई होगी कि वो कितना चौड़ा है, एक उसकी ऊंचाई होगी। तो गोल पोस्ट की चौड़ाई और ऊंचाई कितनी होती है, यानी उसकी ब्रेथ कितनी होती है, ब्रेथ होती है 3.66 मीटर, ठीक है। और जो ऊंचाई होती है, हाइट होती है, वो होती है 2.14 मीटर। कितनी होती है भैया, चौड़ाई होगी 3.66 मीटर और उसकी जो हाइट होती है वो होती है 2.14 मीटर होती है, ठीक है। मैदान की माप बात करें, 91 से लेकर के साथी आपका कितना होगा, 91 से कभी कभी उसको घटाया बढ़ाया जा सकता है, 91 से 120 भी होता है, लेकिन 91 एक स्टैंडर्ड मैं आपको बता रहा हूँ तो वो याद रखना है। और चौड़ाई कितनी होगी, 50 से 55 मीटर होगी, ठीक है, 50 से 55 मीटर होगी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से एनिमल फॉर्म उपन्यास के जो लेखक हैं, एनिमल फॉर्म नोबेल को किसने लिखा है, बताएंगे जी। एनिमल एनिमल फॉर्म नोबेल को किसने लिखा है, किसने लिखा है बताएंगे एक बार, कमाल करके बता दो। गजब से उत्तर आए आप सबकी तरफ से। थॉमस हार्डी, जॉर्ज ऑरवेल, रोनाल्ड डॉल या चार्ल्स डिकेंस होंगे। तो आप कहेंगे भैया जॉर्ज ऑरवेल ने लिखा है, जॉर्ज ऑरवेल। इन्हीं की बहुत इंपॉर्टेंट बुक है बर्मीज डेज।
क्या बोलोगे? बर्मीज, बर्मीज डेज किसकी पुस्तक है? क्या बोलोगे? बर्मीज डेज किसकी पुस्तक है? तो बर्मीज याद रख लेना, बर्मीज डेज भी जॉर्ज ऑरवेल ने लिखी है, ठीक है। तो एनिमल फॉर्म भी किसकी होगी? बहुत इंपॉर्टेंट, थॉमस हार्डी की पुस्तक है द रिटर्न ऑफ द नेटिव, द रिटर्न ऑफ द नेटिव। क्या बोलोगे? द रिटर्न ऑफ द नेटिव, ये किसकी बुक है? ये आपका थॉमस हार्डी की बुक है। रोनाल्ड डॉर्नी, चार्ल्स डिंकेस बहुत इंपॉर्टेंट राइटर हैं। ए टेल ऑफ, टेल नहीं सॉरी, ए टेल तो बताओ, एक टोल ऑफ, क्या बोलेंगे? एक किताब थी इनकी, ए टेल ऑफ, ए टूल 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 टेल, टेल ए टूल ऑफ टू सिटीज था। नहीं, इनकी इंपॉर्टेंट और बुक्स बता देता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं, जब मुझे वो ध्यान आएगा तब बता देंगे। ओलिवर ट्विस्ट इनकी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, ओलिवर ट्विस्ट इनकी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। एक हार्ड टाइम्स इनकी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, बहुत पूछी जाती हैं, ठीक है। एक आपका साथी ए टूल ऑफ टू सिटीज़, ए टूल ऑफ टू सिटीज़, ठीक है, इसको आप देख लेंगे एक बार, ए टूल ऑफ टू सिटीज़, ठीक है। टेल टूल ऐसे ही करके था, टेल है शायद मेरे हिसाब से, श्योर मैं टेल के लिए हूँ तो टेल की तरफ जाएंगे, ठीक है। ए टेल ऑफ टू सिटीज़, दो शहरों की पूंछ, ऐसे करके इनकी एक किताब है, ओके। तो क्या बोलेंगे भैया? अच्छा, यहाँ पर कुछ विश्व प्रसिद्ध किताबें भी पूछी जाती हैं जो वर्ल्ड में फेमस है। जैसे वर्ल्ड में फेमस राइटर रहे हैं आपका शेक्सपियर, इंग्लैंड के एक महान लेखक रहे हैं। भारत का शेक्सपियर किसको कहते हैं जरा बताना? क्योंकि शेक्सपियर ने अक्सर प्रेम कहानियां लिखी, जैसे रोमियो जूलियट को लिखा है, रोमियो जूलियट को लिखा है, ऐसे ही भारत में कालिदास ने भी प्रेम कहानियां लिखी हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम लिख दी आपका उन्होंने भी, उन्होंने मेघदूत लिख दी एक यक्ष के प्रेम को दर्शाने के लिए। तो रोमियो जूलियट किसकी किताब है? ये आपका शेक्सपियर की किताब है। क्या बोलेंगे भैया? किंग लियर किसकी किताब है? किंग, किंग लियर किसकी किताब है? ये शेक्सपियर की किताब है। मैकबेथ किसकी किताब है? मैकबेथ, जिसके ऊपर शाहिद कपूर की मूवी भी बनी एक, मैकबेथ आपकी। हेमलेट किसकी किताब है? और हमने 12th में पढ़ी थी आपका जूलियस सीजर। क्या बोलोगे? जूलियस सीजर किसकी किताब है? तो आप कहेंगे भैया जूलियस सीजर, ये शेक्सपियर की बुक्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स हैं उसकी। ऐसे ही दोस्त एक आपका, अगर बात करें आपका किसको, लियो टॉलस्टॉय, लियो टॉलस्टॉय की कौन कौन सी किताबें हैं? लियो टॉलस्टॉय की कौन कौन सी किताबें हैं? एक किताब आप लिखें। क्या बोलोगे भैया? अन्ना, अन्ना कैरेनिना बुक है, अन्ना कैरेनिना बुक है आपका। वॉर एंड पीस बुक किसने लिखी है? वॉर एंड पीस किताब को किसने लिखा है? तो किसने लिखा है? अन्ना कैरेनिना, अन्ना, अन्ना कैरेनिना बुक, और साथ ही आपका वॉर एंड पीस किसने लिखी हैं? लियो टॉलस्टॉय ने लिखी हैं। किसने लिखी हैं? लियो टॉलस्टॉय ने लिखी हैं, ओके। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता का मोहनजोदड़ो स्थल किस नदी के तट पर स्थित था? जो हड़प्पा सिविलाइजेशन थी साथी, उसका सबसे पहला नगर आप लोगों को पता होना चाहिए, वो कौन सा था? आप कहेंगे 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी, और हड़प्पा भैया रावी नदी के किनारे स्थित था। लेकिन उसने ये नहीं पूछा, उसने पूछा है मोहनजोदड़ो, जिसको मृतकों का टीला कहते हैं, जहाँ से आपको ग्रेट बाथ मिला था, वृहत स्नानागार। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्या ग्रेट बाथ इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी इमारत थी? क्या वो इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी बिल्डिंग थी? तो आप कहेंगे नहीं भैया, यहीं से हमको मिली एक आपका, क्या बोलेंगे, ग्रेट ग्रेनरी, विशाल अन्नागार। क्या बोलेंगे? विशाल अन्नागार यहाँ से जो प्राप्त हुआ। अन्नागार सबसे बड़ी, यानी अनाज को रखने के लिए, ग्रेन को रखने के लिए। ग्रेट बाथ जो था ये वृहत स्नानागार था साथी, ये भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? आपका 1922 में आर.डी. बनर्जी, राखल दास बनर्जी ने की थी, राखल दास बनर्जी ने की थी साथी, ठीक है। और हड़प्पा की खोज वो दयाराम साहनी जी ने की, दयाराम साहनी जी ने। कमाल करके उत्तर बता दें कि भैया मोहनजोदड़ो किसके किनारे है? वो सिंधु नदी के किनारे था, सिंधु रिवर के किनारे था। मुझे बताओ हड़प्पा किसके किनारे, हड़प्पा कौन सी रिवर के किनारे था? तो आप बोलेंगे वो रावी नदी के किनारे था। लोथल बताओ साथी किस नदी के किनारे था? लोथल आपका साथी क्या बोलोगे? वो भैया जी भोगवा नदी के किनारे था। किसके? भोगवा रिवर के किनारे था। कालीबंगन कहाँ पर है आपका?
कालीबंगन राजस्थान में किस नदी के किनारे है? तो आप बोलोगे भैया घग्गर नदी के किनारे। क्या बोलोगे? घग्गर, घग्गर रिवर के किनारे स्थित है। मुझे बताओ आईवीसी इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो अमरी साइट है वो किस नदी के किनारे है? पाकिस्तान का अमरी। तो आप कहेंगे भैया सिंधु रिवर के किनारे है। किसके? सिंधु रिवर के। चनहुदड़ो जो है साथी आपका, चनहुदड़ो किस नदी के किनारे है? भैया सिंधु रिवर के किनारे है, सिंधु। ठीक है। आलमगीरपुर, आलमगीरपुर किस रिवर के किनारे है? तो आप बोलेंगे हिंडन रिवर के किनारे है। अब मेरा क्वेश्चन सुनना जरा ध्यान से। मुझे बताओ दोस्त, जो आलमगीरपुर है ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की कौन सी साइट थी? इंडस वैली सिविलाइजेशन की कौन सी साइट थी? तो आप बोलोगे भैया इसकी साइट हम हमेशा याद रखते हैं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो जो नॉर्थ में है वो कौन सी साइट है? आपका मांडा है। क्या बोलोगे? मांडा है। और मांडा किस रिवर के किनारे है? तो मांडा भैया चेनाब रिवर के किनारे है। कौन से रिवर के? चेनाब रिवर के किनारे है। साउथ में अगर हम बात करते हैं आपका, साउथ में कौन सा है आपका? यहाँ पर देमाबाद है। देमाबाद जो महाराष्ट्र में है, दाइमाबाद भी इसको बोलते हैं, ये भैया प्रवरा रिवर के किनारे है। प्रवरा, प्रवरा रिवर के किनारे है। प्रवरा जो साथी आपका ट्रिब्यूटरी है किसकी? गोदावरी की। यहाँ पर आता है आपका ईस्ट साइड। क्या बोलोगे? आपका आलमगीरपुर। और आलमगीरपुर कहाँ पर है दोस्त? ये आपका, ये भैया हिंडन रिवर के किनारे है। कौन सी? हिंडन रिवर के किनारे है, यमुना की सहायक नदी है हिंडन। और ये तो आपका पाकिस्तान में पश्चिमी स्थल, उसको बोलते हैं सुत कांगे डोर। पर कौन सा है आपका वेस्टर्न साइड? वो सुत कांगे डोर है। और सुत कांगे डोर कहाँ पर है? वो आपका पाकिस्तान में है और दाश्क रिवर के किनारे है। कौन से रिवर के है ये? सुत कांगे डोर। तो सुत कांगे डोर है दोस्त आपका दास्क रिवर के किनारे। क्या बोलोगे? दाश्क रिवर के किनारे स्थित है। ओके, आगे आएंगे। नेक्स्ट, आर्य ग्रंथों की भाषा कौन सी थी? आप लोग जानते हैं सबसे पहले जो साथी हमारी वैदिक सभ्यता को, वैदिक सिविलाइजेशन को जो विकसित किया है आपका, उसको जो डेवलप किया है वो किसने डेवलप किया था? आर्यों ने किया था। आर्यों के बारे में बहुत सारी थ्योरीज है, आर्यन इन्वेजन थ्योरी। लेकिन पूछ रहा कि इनकी भाषा क्या थी? उनकी भाषा थी आपका साथी संस्कृत। क्या बोलोगे? संस्कृत। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपको बहुत इंपॉर्टेंट कि भैया जो आर्य, आर्य युगीन, आर्यों ने किसको दिया? हम लोगों को वैदिक सिविलाइजेशन दिया, वैदिक सभ्यता दी। और जो वैदिक सभ्यता है, वैदिक सभ्यता है उसको साथ ही हम कहते हैं दो तरह से बांट सकते हैं। वैदिक सभ्यता कैसे? एक तो आपका साथी जो पूर्व वैदिक काल था, पूर्व वैदिक काल था आपका, यानी कि जो इनिशियल वैदिक स्टेज थी उसको बोलते हैं आपका, वो थी 1500 से लेकर के 1000 बीसी। और फिर आया उत्तर वैदिक काल यानी कि लेटर वैदिक पीरियड। और लेटर वैदिक पीरियड को हम कब से कब तक बताते हैं? बताओ जी। लेटर वैदिक पीरियड को हम 1000 से लेकर के 600 बीसी तक बताते हैं। तो ये दोनों कैटेगरी आपको पता होनी चाहिए, वैदिक पीरियड को किस तरह से बांटा जाएगा। ओके, कुल कितने वेदांग हैं? वेदों को समझने के लिए साथी जो वेदांग लिखे गए उनकी संख्या कुल कितनी है? ऐसे ही मैं आपसे पूछूंगा वेद कुल कितने होते हैं, वेद कितने होते हैं। ऐसे ही मुझे बताना उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है। ऐसे ही मुझे बताओ पुराण कुल कितने हैं, पुराण, पुराण कुल कितने हैं साथी आपका। अगर मैं पूछूं आपसे लक्ष्य कितने हैं, टोटल लक्ष्यों की संख्या कितनी है। अगर मैं आपसे पूछूं सूक्त कितने हैं, सूक्त की कुल संख्या कितनी है। तो कुल कितने वेदांग होते हैं? 6 होते हैं। कभी कभी तो ये पूछ लेता है कि निम्न में से कौन सा वेदांग नहीं है। वेदांग लिखे गए वेदों को समझने के लिए तो 6 वेदांग होते हैं। शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, व्याकरण, निरुक्त, छंद, 6 होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? शिक्षा, शिक्षा होता है। कल्प होता है, कल्प होता मंत्र आदि की संरचना को। ज्योतिष होता है आपका साथी, ज्योतिष होता है। ठीक है, व्याकरण जो ग्रामर होती है, ग्रामर, व्याकरण। एक आपका साथी निरुक्त यानी लय क्या बनेगी, और छंद यानी वाक्यों की रचना कैसे होगी। तो ये 6 होते हैं। क्या बोलेंगे? कितने वेदांग हैं? 6 होते हैं। वेदों की संख्या क्या है? वेदों की संख्या कितनी होती है? वेद भैया कुल 4 हैं। सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो आप बोलेंगे भैया ऋग्वेद है, यजुर्वेद, सामवेद, और सबसे नया वेद कौन सा है? वो अथर्ववेद है।
अथर्ववेदा। ये क्या है? ये सबसे नया है। और सबसे पुराना वेद कौन सा? वो है आपका ऋग्वेद। उपनिषदों की संख्या कितनी है? कुल 108 है। लेकिन आपसे कभी भी पूछ ले मुख्य उपनिषद कितने हैं, तो आप बोलेंगे 13 हैं। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। सबसे पुराना पुराण कौन सा है? सबसे सबसे पुराना पुराण कौन सा है? तो वो मत्स्य पुराण है। क्या बोलोगे? वो भैया जी मत्स्य पुराण है सबसे पुराना। लक्ष्यों की संख्या आपसे पूछे तो 4 कहना। कोई कितने होते हैं जीवन में? 4 लक्ष्य होते हैं। काम, काम अर्थ धर्म और मोक्ष। काम अर्थ धर्म और मोक्ष, लक्ष्यों की संख्या कितनी है? 4। सूक्त की संख्या पूछे तो कहना 5 है। क्या बोलेंगे? पुरुष विष्णु श्री, पुरुष विष्णु होते हैं साथी, विष्णु होते हैं आपका, श्री होता है भू, और दोस्त आपका नीला। कितना है? 4 सूक्त है, सॉरी 5 सूक्त है आपके, 4 लक्ष्य हैं, 4 लक्ष्य हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वेद है जो संगीत से संबंधित है? जो किससे है? जो दोस्त संगीत से संबंधित है, म्यूजिक से। तो संगीत से किसका संबंध है भैया? सामवेद का होता है, सामवेद का। ऋग्वेद का संबंध किससे है? वो स्पेल्स से है, मंत्रों की रचना से है, मंत्रों से, यानी स्पेल्स से कौन संबंध रखता है आपका? वो ऋग्वेद है। यजुर्वेद का संबंध किससे है? अनुष्ठानों से। रिचुअल्स से किसका संबंध है? रिचुअल्स से किसका संबंध है? रिचुअल्स, कस्टम्स, रीति रिवाज, प्रथाएं, वो आपका यजुर्वेद का। अथर्ववेद का संबंध है जादू, जादुई मंत्रों से। जादुई मंत्र, जादुई से मतलब जो साथी आपका मैजिक स्पेल्स होते थे, भैया वशीकरण में कर ले। वशीकरण समझते हो ना, किसी को अपने वश में ले लेना, वशीकरण, खोया हुआ प्यार पाना, ठीक है, सौतन से छुटकारा, उसको बोलते हैं मैस्मेरिज्म। मैस्मेरिज्म पहले हमने याद किया था वोकेब में। वशीकरण, मैस्मेरिज्म क्या होता है? किसी को अपने कंट्रोल में कर लेना। तो वो है आपका किसमें? वो अथर्ववेद में बताया गया है। किसमें? अथर्ववेद में बताया गया है। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस शब्द का उल्लेख नहीं है? भारत के संविधान, क्या भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष होने के बारे में बताता है? यानी भारत जो है वो साथी, उसका जो लगाव है या उसका झुकाव है वो किसी एक विशेष धर्म के लिए नहीं होगा। ठीक बात है जी। क्या भारत एक गणतंत्र है? क्या बोलेंगे? हम भारत को एक क्या बोलते हैं? लोकतंत्र। क्या बोलते हैं? लोकतंत्र कहते हैं, यानी लोगों के द्वारा चुना गया। गणतंत्र अर्थात गण, अर्थात गण किसको बोलते हैं? पीपल को, जो उसको पीपल चुनते वही रिपब्लिक है। संघवाद क्या भारत में है? नहीं जी, भारत में यूनिटरी सिस्टम है। संघवाद मिलेगा आपको जर्मनी जैसे में जाके। तो फेडरलिज्म की यहाँ पर, हमारे यहाँ पर कोई बात नहीं की गई है। हाँ, ये तो बात की गई है इंडिया एक साथी आपका क्या होगा? एक यूनियन होगा स्टेट्स का। तो यूनियन की तो बात की गई है, संघ होने की तो बात की गई है आर्टिकल 1 में कि भारत राज्यों का संघ होगा। ठीक है, भारत राज्यों का संघ होगा। क्या भारत में समाजवादी, सभी समाज के सभी वर्गों को अपने मतलब उठा के साथ में विकसित करने की बात की गई है? हाँ, ये भी बात की गई है। तो भारत में साथी आपका संघवाद की कहीं भी बात नहीं की गई है। एक शब्द आता है साथी प्रभुत्व संपन्न। क्या प्रभुत्व संपन्न होने का क्या मतलब होता है? जरा बताएं। प्रभुत्व संपन्न होने का मतलब होता है आपका दोस्त कि भारत, अगर मैं बोलूं भारत एक सवरीन कंट्री है, इसका क्या मतलब है? सोचिए। तो सवरीन कंट्री का मतलब है कि हम अपने डिसीजंस लेने के लिए, अब ऐसा थोड़ी हमको कुछ अगर डिसीजन लेना है अपने देश में तो क्या हम अमेरिका से पूछने जाएंगे यस और नो? तो आप कहेंगे भैया हाँ। अगर हम आपका साथी फ्री हैं अपने डिसीजंस को लेने के लिए बिना किसी प्रेशर के, तो वही कंट्री क्या कहलाती है? वो सवरीन यानी संप्रभु कहलाता है। तो पूछ लिया जाता है सवरीन का क्या मीनिंग है, प्रभुत्व संपन्न होने का क्या अर्थ होता है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना, प्रस्तावना को हमने कहाँ से लिया है? प्रस्तावना अर्थात प्रियम्बल की बात कर रहे हैं। प्रियम्बल में कौन सा नहीं है? जरा देखिए। लोकतंत्र की बात की गई है प्रियम्बल में। क्या डेमोक्रेटिक होने की बात की गई है? बोलेंगे भैया, क्या बोलेंगे? जी भैया, बात की गई है। गणराज्य रिपब्लिक होने की बात की गई है। जी हाँ। धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है साथी ये शामिल नहीं था। क्या बोलेंगे? धर्मनिरपेक्ष। इसको तो आपका 42th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976, जिसको हम कहते हैं क्या? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, लघु संविधान किसको कहा जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा इसको जोड़ा गया, यानी कि ये नहीं था, ये नहीं था। किससे जोड़ा गया इसे? किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से? 42th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इसको जोड़ा गया।
अच्छा, अगर मैं बात करता हूं साथी, जो हमारा प्रियम्बल है, प्रस्तावना है, किस शब्द से शुरू होता है जरा बताओ। तो किस शब्द से शुरू होता है? हम भारत के लोग। किससे? वी द पीपल ऑफ इंडिया। हम भारत के लोग शब्द से शुरू होता है। और फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि उसमें कितने तरह के जस्टिस बताए गए हैं, कितने तरह के साथी न्याय की बात की गई है हमारी प्रियम्बल में। तो आपका आंसर होना चाहिए भैया 3 तरह के न्याय। कौन कौन से? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक यानी कि सोशल जस्टिस की बात की गई है, सोशल। एक साथी आपका राजनीतिक अर्थात आपका पॉलिटिकल जस्टिस की बात की गई है, ठीक है, पॉलिटिकल जस्टिस की बात की गई है। एक साथी आपका आर्थिक यानी कि इकोनॉमिक जस्टिस की बात भी की गई है। किसकी? इकोनॉमिक जस्टिस की बात भी, इकोनॉमिक जस्टिस की बात भी की गई है। तो जस्टिस कितनी तरह के बताए गए हैं? 3 तरह के। कितनी तरह के जस्टिस हैं भैया जी? 3 तरह के। मैं आपसे पूछूं, इसमें साथी जो लिबर्टी है, जो स्वतंत्रता है, वो कितनी तरह की बताई गई है प्रियम्बल में? प्रियम्बल में कितने तरह की स्वतंत्रता बताई गई हैं? तो क्या आंसर आएगा भैया? प्रियम्बल में 5 तरह की स्वतंत्रता बताई गई हैं। 5 तरह की कौन कौन सी? एक तो साथी विचार यानी कि एक आपका फ्रीडम है थॉट की। फिर विचार मतलब फ्रीडम किससे है? आपका साथी थॉट से फ्रीडम है। विचार के बाद में अगर हम बात करते हैं आपका अभिव्यक्ति यानी कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। ये क्या होता है? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। अगर हम बात करें फ्रीडम ऑफ बिलीव है यानी कि विश्वास की, विश्वास की फ्रीडम ऑफ बिलीव। एक साथी आपका धर्म की स्वतंत्रता यानी कि फ्रीडम ऑफ फेथ, फ्रीडम ऑफ फेथ। और 5वीं बताई गई है साथी आपका उपासना अर्थात फ्रीडम ऑफ वर्शिप, फ्रीडम ऑफ वर्शिप को बताया गया है। तो क्या बोलोगे? न्याय कितने तरह के? भैया सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक यानी सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस की बात की गई है। अगर लिबर्टी बताएं प्रियम्बल में कितनी तरह की? 5 तरह की बात की गई है। अगर मैं साथी आपसे बात करूं प्रियम्बल की कि इसमें कितनी तरह की इक्विलिटी बताई गई है, समता कितने तरह की बताई गई है, इक्विलिटी अर्थात समता कितनी तरह की बताई गई हैं? तो आपका आंसर होना चाहिए भैया समता 2 बताई गई हैं। कौन कौन सी? एक तो प्रतिष्ठा की यानी कि अपॉर्चुनिटी, क्या बोलोगे? इक्विलिटी ऑफ स्टेटस एंड इक्विलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी यानी कि आपका प्रतिष्ठा और अवसर। क्या बोलोगे? एक तो स्टेटस के लिए इक्विलिटी और एक साथी आपका अपॉर्चुनिटी। क्या बोलोगे? अपॉर्चुनिटी की, अपॉर्चुनिटी को, समता को बताया गया है। कितनी तरह की? 2 तरह की बताई गई हैं। अगर बोलें भैया प्रियम्बल को कहाँ से लिया गया हमने, तो बोलेंगे भैया इसको यूएसए के संविधान से ये प्रेरित है। यूएसए, यूएसए से क्या है? ये प्रेरित है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से ये क्या है? प्रेरित है। लेकिन प्रियम्बल की ही पूछ ले, लैंग्वेज किस देश से ली गई है? इसकी जो भाषा है, भाषा वो साथी ऑस्ट्रेलिया से। क्या बोलोगे? अगर प्रियम्बल को पूछे तो अमेरिका से, लेकिन पूछे उसकी जो भाषा है वो कहाँ से ली गई है, तो वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोगों से कि भारत के, क्या बोलोगे? भारत के, भारत के किस व्यक्ति ने, किस व्यक्ति ने, किस किस व्यक्ति ने, किस व्यक्ति ने, कौन से पर्सन थे जिसने किसको? प्रियम्बल को यानी कि आपका साथी प्रस्तावना को, प्रस्तावना को, प्रस्तावना को राजनीतिक कुंडली कहा। क्या कहा? पॉलिटिकल होरोस्कोप कहा। राजनीतिक, राजनीतिक कुंडली कहा आपका। कौन वो व्यक्ति हैं बताएंगे जी? तो आप बोलेंगे भैया इसको जो पॉलिटिकल होरोस्कोप कहा आपका, वो कहा था आपका किसने? के एम मुंशी साहब ने कहा था। किसने? के एम मुंशी जी ने कहा था। के एम मुंशी जी ने। आपसे कभी भी पूछे कि भारत का संविधान कैसा है, इसके लिए हमको क्या पढ़ लेना चाहिए ताकि हम उसके नेचर को समझ पाएं, तो आप कहेंगे भैया प्रियम्बल को पढ़ लीजिए। तो कहता है कि भारत के संविधान के सिद्धांत यानी कि जो उसमें प्रिंसिपल्स हैं, जो उसमें साथी विजन है, जिन लोगों ने इस संविधान सभा को बनाया, उन सब का विजन किस में दिखाई पड़ता है? तो आप कहेंगे भैया वो प्रियम्बल में दिखाई पड़ता है। किसमें? प्रियम्बल में दिखाई पड़ता है। ये देख लीजिए प्रेम्बल। अब ध्यान से देखना, इसको सीन 2 लगाओ सुबह में एक बार, सीन 2 लगा लो एक बार, एक बार देख लो भाई इसको। क्या बोलेंगे मुझे बताओ? कितने तरह के न्याय मैंने आपको बताए थे?
कितने तरह के, देखो यहाँ पे दो शब्द देखना, ये 42वें संविधान संशोधन से जुड़े, पहले तो एकता शब्द था, बाद में अखंडता जुड़ गया, बाद में क्या जुड़ गया आपका, बाद में भैया अखंडता शब्द जुड़ गया। यहाँ देख लो एक बार, अब दिख जाएगा सब लोगों को, थोड़ा छोटा करें, दिख रहा है, एक बार थम्स अप करके मुझे बताना, या सीन 2 पर आप सब लोगों को ये दिख रही है प्रीएम्बल, थोड़ी सी क्वालिटी बढ़ाना अपने फ़ोन की, देख पा रहे हैं, थम्स अप करके बताएं भैया देख पा रहे हैं। तो देखो क्या बोला यहाँ पे, फिर से पढ़िए इसको, कितने तरह के जस्टिस की बात की गई, आपका सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जस्टिस की बात की गई। कितनी तरह की स्वतंत्रताएं बताई गई हैं भैया, थॉट ऑफ फ्रीडम, फ्रीडम किसकी है आपकी, थॉट की, आपका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ बिलीफ, फ्रीडम ऑफ आपका क्या बोलेंगे, फ्रीडम ऑफ फेथ एंड फ्रीडम ऑफ वर्शिप बताया गया है। कितने तरह की इक्वलिटी बताई गई भैया, इक्वलिटी बताई गई, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, प्रतिष्ठा और अवसर। इस शब्द को देखिए, अखंडता शब्द, अखंडता शब्द साथी, और जो वहां पर पूछा गया था आपका समाजवादी शब्द, समाजवादी नहीं सॉरी, जो पूछा गया था आपसे क्या, समाजवादी तो पहले से था, पंथ निरपेक्ष शब्द, ये दोनों कब जुड़े हैं आपका, आप कहेंगे भैया ये मूल रूप से नहीं थे, तो ये 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जुड़े, 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इनको जोड़ा गया, कब, 1976 में। तो मैं आपसे पूछूं, हमारी प्रियम्बल में कितनी बार साथी आपका, कितनी बार संशोधन हुआ है, कितनी बार अमेंडमेंट हुआ है, तो क्या एक बार हुआ या इससे अलावा भी कभी अमेंडमेंट हुआ है, तो आप कहेंगे नहीं भैया, हम कहेंगे सिर्फ एक बार हुआ है। और कौन कौन से वर्ड जोड़े गए थे, आपका पंथ निरपेक्ष को जोड़ा गया, यानी कि आपका साथी सेक्युलर वर्ड को जोड़ा गया, सेक्युलर वर्ड को जोड़ा गया, और क्या बोलेंगे आपका यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ, यूनिटी का मतलब क्या हो गया आपका, क्या बोलेंगे भैया यहाँ पर यूनिटी मतलब अखंडता हो गया, एकता हो गया आपका, और इंटीग्रिटी, ये वर्ड कब जुड़े हैं आपका, इंटीग्रिटी एंड सेक्युलर, तो आप कहेंगे भैया इनको जोड़ा गया है कब, 1976 में, 1976 में। निम्नलिखित में से किसने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, वही बाद में फिर किसमें, प्रस्तावना में बदला, किसने उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था, तो राजेंद्र प्रसाद नहीं जी, क्या जेबी कृपलानी नहीं जी, जवाहरलाल नेहरू जी भैया। कब पेश किया था जवाहरलाल नेहरू जी ने, जरा बताएं। जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था आपका 13 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को दोस्त। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, जो संविधान सभा थी, उसने इसको एक्सेप्ट कब किया था, तो याद रख लेना 22 जनवरी 1947 को इसको एक्सेप्ट किया गया था, किसके द्वारा, संविधान सभा के द्वारा, संविधान सभा के द्वारा, ठीक है। इसी से हमको पता चला था कि भाई हम प्रस्तावना में क्या रखने वाले हैं, कैसे हम संविधान सभा अपने किन चीज़ों को, कौन से अपने टारगेट्स हैं जिनको हमको पहुंचना ही होगा, जिनको हमको, जिन लोगों को या लोगों को जो सिक्योरिटी हमको देनी है, जो सुरक्षा देनी है, वो कानून होंगे, वो कैसे होंगे, किस तरह की उनकी प्रकृति होगी, कैसा नेचर होगा, ठीक है। तो इसीलिए भारत का संविधान कैसा है जरा बताएं, कठोर है कि लचीला है, तो भैया फ्लेक्सिबिलिटी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, फ्लेक्सिबल है वो। संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात करें तो संविधान सभा ने मई 1947 में भारत की राष्ट्रमंडल की सदस्यता की पुष्टि की, संविधान सभा ने जनवरी 1950 में राष्ट्रगान को अपनाया, संविधान सभा ने जनवरी 1948 में राष्ट्रगीत को अपनाया, संविधान सभा ने जुलाई 1949 में राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया, नहीं जी। जो हमारा साथी फ्लैग है, फ्लैग हमारा जो तिरंगा है हमारा, वो तिरंगा कब अपनाया गया था, तो आप बोलेंगे भैया तिरंगा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था, सॉरी 22 जुलाई 1957 को अपनाया गया था, क्या बोलेंगे, ये अपनाया गया था आपका। संविधान सभा ने जनवरी 1948 में राष्ट्रीय गीत को अपनाया था, क्या आप कहेंगे नहीं जी, 24 जनवरी 1950 को इसको अपनाया गया था भैया, गणतंत्र दिवस से 2 दिन पहले, किसको, राष्ट्रगीत। अच्छा मुझे बताओ नेशनल सॉन्ग हमारा है कौन सा, ये तो बताओ, नेशनल एंथम है जनगण मन, क्या बोलोगे, राष्ट्रीय गीत हमारा है साथी वंदे मातरम, ठीक है। संविधान सभा ने जनवरी 1950 में राष्ट्रगान को अपनाया था, जी भैया ये एकदम से ठीक डेट हो गई, क्या बोलेंगे, ये एकदम से जनवरी 1950 में ही हमने उसको अपनाया था। संविधान सभा ने 1947 में राष्ट्रमंडल की सदस्यता, नहीं जी, मई 1949 में हम कॉमनवेल्थ के सदस्य बने। कॉमनवेल्थ समझ रहे हैं, राष्ट्रमंडल, कॉमनवेल्थ
कॉमनवेल्थ कंट्रीज कौन सी हैं? कॉमनवेल्थ कंट्रीज वो कंट्रीज हैं जिन पर जो कभी ना कभी ब्रिटेन की उपनिवेश रही हैं, जिन पर ब्रिटेन ने अपने आर्थिक हितों को पूरा करने के लिए कभी ना कभी शासन किया है। ओके, कोई दिक्कत? अच्छा, राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान से याद आया, मुझे बताओ जो पहली बार हमारे देश में साथी राष्ट्रगान को गाया गया वो कब गाया गया? राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया? राष्ट्रगान, राष्ट्रगान नेशनल एंथम, नेशनल एंथम पहली बार कब गाया गया था? सारे दोस्तों का आंसर आ जाए, किस ईयर में गाया गया था? क्या बोलेंगे आपका? राष्ट्रगान को। ऐसे ही मैं आपसे पूछूंगा, जो नेशनल सॉन्ग है, राष्ट्रीय गीत पहली बार कब गाया गया था? राष्ट्रीय गीत पहली बार अपनाया तो हमने बहुत बाद में, गाए तो पहले जा चुके थे। तो राष्ट्रगान पहली बार गाया गया 1911 में, और राष्ट्रगीत पहली बार गाया गया 1896 में। कांग्रेस के जो कलकत्ता अधिवेशन थे, कलकत्ता मीटिंग में, दोनों ही पहली बार कब गाए गए थे? कलकत्ता अधिवेशन में गाए गए थे। ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन में बहुत बार पूछा जाता है। मुझे बताओ, जब राष्ट्रगान गाया गया था तो कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जब नेशनल एंथम को पहली बार साथी आपका गाया गया, तो नेशनल एंथम जब पहली बार गाई गई, या मैं बोलूँ जब नेशनल सॉन्ग पहली बार गाया गया, तो कौन आपका दोस्त पहली बार में था? तो राष्ट्रगान पहली बार जब गाया गया तो कांग्रेस के अध्यक्ष यहाँ पर थे पंडित बिशन नारायण धर। क्या बोलोगे? पंडित बिशन नारायण धर थे। और जब पहली बार राष्ट्रगीत को गाया गया तो तब थे आपके रहमतुल्लाह शियानी। कौन थे? रहमतुल्लाह शियानी थे। रहमतुल्लाह शियानी पहली बार जब ये गाया गया तो कांग्रेस के अध्यक्ष थे। कौन थे? कांग्रेस के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट, स्थलीय ग्रह से बने होते हैं। जो टेरिस्टेरियल प्लेनेट होते हैं वो किस चीज से बने होते हैं? धातुओं और साथी वायु से, चट्टानों और धातुओं से। तो आपका धातुओं और गैस से। गैस से नहीं बनते हैं स्थलीय ग्रह, कभी भी गैस से नहीं बनेंगे, गैस से कभी नहीं बनते, एयर भी एक गैस ही है। चट्टानों और धातुओं से, रॉक एंड मेटल्स, रॉक एंड मेटल से ये बनते हैं। किससे बनते हैं? रॉक एंड मेटल से बनते हैं। कितने ग्रह हैं हमारे टोटल, जरा बताएं। तो आप कहोगे भैया ग्रह हमारे टोटल 8 हैं। तो सूर्य के पास कौन कौन से हैं? एक तो भैया क्या बोलेंगे, बुध नाम का आदमी था, बुध है। एक शुक्र है आपका, बुध शुक्र, बुश नाम का आदमी था, ऐसे बोलते हैं, बुश नाम का आदमी था, पृथ्वी पर रहता था, हिंदू धर्म को मानता था। तो मंगलवार, बृहस्पतिवार, कौन कौन से दिन बाल नहीं कटवाते, और शनिवार को बाल नहीं कटवाता था। उसके 2 बेटे थे, कौन कौन? अरुण और वरुण, अरुण और वरुण। अब आंसर करना मेरे। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि भैया इसमें जो क्वेश्चन था, टेरिस्टेरियल प्लेनेट, स्थलीय ग्रह कौन कौन से हैं? तो इनको बोलते हैं टेरिस्टेरियल प्लेनेट। कौन कौन से हो गए भैया? ये तो आपका मरकरी हो गया, ये वीनस हो गया, ये आपका अर्थ हो गया, और ये हो गया आपका क्या बोलेंगे, मार्स हो गया। ये कौन हो गया आपका साथी? जुपिटर हो गया, जुपिटर हो गया। ये सेटर्न हो गया, शेटन हो गया आपका ब्रिटिश इंग्लिश में। अरुण की बात करते हैं तो यूरेनस हो गया, यूरेनस हो गया। और वरुण की बात करें तो नेपच्यून हो गया। क्या बोलेंगे? नेपच्यून हो गया। तो जो पहले 4 हैं, जो सूर्य के सबसे नजदीक है, किसके नियर है? ये सन के नजदीक है। तो इन सब चारों के चारों को हम बोलते हैं इनर प्लेनेट। क्या बोलते हैं? इन्हीं को हम इनर प्लेनेट बोलते हैं, इनर प्लेनेट बोलते हैं। इन्हीं को साथ ही हम टेरिस्टेरियल प्लेनेट बोलते हैं। ठीक है, टेरिस्ट प्लेनेट इनको हम बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे इनको? टेरिस्टेरियल प्लेनेट, या टेरिस प्लेनेट भी इनको हम कह देते हैं। इन्हीं को हम आंतरिक, क्योंकि अंदर की तरफ हैं, वो बाहर की तरफ हैं, आंतरिक ग्रह इन्हीं को कहते हैं। सॉलिड प्लेनेट किनको कहा जाता है? सॉलिड प्लेनेट भी इन्हीं को हम कहते हैं, सॉलिड प्लेनेट इन्हीं को हम कहते हैं। कभी भी पूछे आपसे क्या बोलोगे? इन्हीं को हम सॉलिड प्लेनेट बोलते हैं। कभी भी आपसे पूछे इन्हीं को हम क्या कह देते हैं? आपका पार्थिव ग्रह कहते हैं। जो पृथ्वी जिनके साथ शामिल है, पृथ्वी के आसपास वाले, क्या बोलेंगे? इन्हीं को हम पार्थिव ग्रह कहते हैं। ठीक है, जो बाहर वाले हैं, क्योंकि ये सारे के सारे सॉलिड है, तो किससे बने हुए हैं? मेटल से बने हुए हैं साथी आपका, सारे के सारे मेटल से बने हुए हैं। ये सारे किसके बने हुए होते हैं? तो इन सबको बोलते हैं गैसियस प्लेनेट। क्या बोलते हैं? गैसियस प्लेनेट बोलते हैं। यानी कि ये सब किसके बने हुए हैं? गैस के बने हुए हैं। तो कैसे हैं ये सब? ये गैसीय ग्रह हैं। और गैसीय ग्रहों को ही हम क्या बोलते हैं? आपका जोवियन प्लेनेट बोलते हैं। पिछली बार एमटीएस में जोवियन से पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा जोवियन प्लेनेट नहीं है?
तो जोवियन आपका, जोवियन ग्रह कौन से होते हैं? जो बाहर वाले हैं, यानी कि जो किससे बने हुए हैं दोस्त आपका, जो भैया जी गैस से बने हुए हैं। किससे? गैस से बने हुए हैं, यानी कि गैसियस हैं वो। तो ये कौन से होते हैं? ये बाहर वाले होते हैं। इन दोनों के बीच में क्या होता है जरा बताएं? इन दोनों के बीच में क्या पाए जाते हैं? इन दोनों के बीच में भैया क्षुद्र ग्रह होते हैं। क्या होते हैं? इन दोनों के बीच में होते हैं एस्टेरॉइड्स। क्या बोलेंगे? इन दोनों के बीच में होते हैं एस्टेरॉइड्स, यानी कि आपका क्षुद्र ग्रह होते हैं। क्या होते हैं? क्षुद्र ग्रह होते हैं। और मैं आपसे पूछूं, कौन से दो ग्रह के बीच में होते हैं? तो मार्स और जुपिटर के बीच में होते हैं, या आप कह सकते हैं इनर और आउटर प्लेनेट। इनको आउटर प्लेनेट भी कहते हैं, क्योंकि ये बाहर वाले हैं ना, तो वो इनर तो ये आउटर हो गए। तो इनर और आउटर प्लेनेट के बीच में जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं? क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है? एसएससी ने पूछा है, बताएं जी। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह, एसएससी जेई 2015 पूछा गया। सबसे बड़ा, सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा होता है? तो क्या बोलोगे? सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह होता है दोस्त आपका, कौन सा है? सेरेस है। कौन सा है? सबसे बड़ा एस्टेरॉइड जो है, जो बीच में घूमते रहते हैं, वो कौन सा है आपका? क्या बोलेंगे? वो कौन सा है आपका? सेरेस है। तो ये क्रम याद रखेंगे, आगे फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, आगे आएंगे नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस ग्रह को भोर का तारा भी कहते हैं? भोर का तारा, भोर का तारा मतलब मॉर्निंग स्टार। आप सूरज के उगने से पहले उठ जाओ, अपनी आंखों से आप देखोगे दो तारे सबसे लेट तक चमकते हैं। कौन से होते हैं? बुध होता है, मरकरी होता है, और शुक्र यानी कि वीनस होता है। सुबह सुबह जो तारे दिखे ना, तो समझ जाना ये हमारे ग्रह हैं भैया। तो कौन से हैं जो भोर का तारा भी कहते हैं? बृहस्पति को कहेंगे या शुक्र को? तो याद रख लेना भैया, शुक्र को बोलते हैं। किसको? शुक्र को। इसको इवनिंग स्टार भी कहते हैं, सांझ का तारा भी कहते हैं। और सांझ का तारा, मुझे बताओ, पृथ्वी की साथी जो बहन कहलाती है, सहोदरा, तो पृथ्वी की बहन भी किसको कहा जाता है? पृथ्वी की बहन भी किसको? शुक्र को ही कहा जाता है, क्योंकि उसका जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर है वो किसके जैसा है? झुकाव है जो उसका। तो क्या बोलेंगे भैया? वो जितना अलाइन है जिस एंगल पर, तो वो सब अर्थ को मैच करता है। किसको? अर्थ को मैच करता है। बृहस्पति की बात करें साथी, ये सबसे बड़ा प्लेनेट है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? मुझे छोटा भी बताना फिर तुम। सबसे बड़ा प्लेनेट कौन सा है आपका? वो जुपिटर है। और सबसे छोटा प्लेनेट कौन सा है? सबसे छोटा प्लेनेट कौन सा है? सबसे छोटा जो ग्रह है वो है आपका बुध, यानी कि मरकरी है। ठीक है, मरकरी है, ये याद रखेंगे। ठीक है। और बुध और शुक्र पृथ्वी के सबसे पास हैं। बुध और शुक्र के अपने उपग्रह होते हैं क्या? तो बोलेंगे भैया इनके कोई उपग्रह नहीं होते। पृथ्वी का कितना है? पृथ्वी का एक उपग्रह है सिर्फ। और साथ ही आपका मंगल यानी मार्स के, यानी आपका मरकरी वीनस कोई नहीं, अर्थ का कोई नहीं, और मंगल यानी कि आपका साथी मंगल की अगर बात करें आपसे, किसकी? मार्स की। तो मार्स के कौन से हैं? दो हैं, फोबोस और डीमोस। कौन कौन से होते हैं? फोबोस और डीमोस, इसके दो हैं। बाकी की आप बात आगे करेंगे। नेक्स्ट, चंद्रमा की त्रिज्या क्या है? जो चंद्रमा का साथी रेडियस है वो कितना होता है? तो चंद्रमा का जो रेडियस है वो है साथी आपका 1740 किलोमीटर। कितना? 1740 किलोमीटर होता है। कितना होता है? 1740 किलोमीटर भैया होता है। ओहो, 1740 किलोमीटर तो बना सकते हैं दोस्त आपका। आप तो मैथ सारे दोस्त जानते होगे ना। 174 इधर से कितनी गई आपका? 4 जीरो बचेंगी, और फिर इसमें कितने से 1000 मीटर से भाग कर दो तो कितना बच गया? 1740 किलोमीटर बच गया। 1740 किलोमीटर बच जाएगा। 1.74 इंटू 10⁶ होता है। अच्छा, पृथ्वी की त्रिज्या बताना जरा कितनी होती है? तो कई बार तो जब जटिल प्रश्न बनाता तो रेशियो पूछ लेता है। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है? तो याद रख लेना, ये तो होगी 1740, ये है 6371 किलोमीटर। तो इसका भाग इसमें करोगे, मुझे बताना पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो चंद्रमा की त्रिज्या का लगभग कितने गुना है? सारे दोस्त आंसर करें फटाफट से। पृथ्वी की त्रिज्या चंद्रमा की त्रिज्या का कितने गुना होती है? अगर मैं चंद्रमा की बात करूं साथी, इसका जो द्रव्यमान है वो पृथ्वी के द्रव्यमान का क्या होता है? अर्थ का 1/81 होता है। जो चंद्रमा का साथी आपका ग्रेविटेशनल होता है, फोर्स होता है, गुरुत्वाकर्षण होता है, जो इसका गुरुत्वाकर्षण होता है वो होता है अर्थ का 1/6।
कितनी ग्रेविटी होती है इस पर? 1/6 होगी। इस पर जो साथी मास होगा वो 1/6 होगा। इसकी जो रेडियस है वो कितनी होती है? तो आप कहेंगे भैया 17 चौके 68, हम 4 गुने के आसपास लगभग याद रख लेंगे, यानी कि 3.5 गुना होती है। क्या बोलोगे? 17 × 51 और उसका आधा कर लो, लगभग में 3.5 टाइम्स होती है। ठीक है। अच्छा, चंद्रमा के बारे में ये सब चीज़ें हम कहाँ से पढ़ते हैं? जो चंद्रमा का अध्ययन होता है, द स्टडी ऑफ मून, इसको क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ मून क्या कहलाता है? तो स्टडी ऑफ मून कहलाता है भैया आपका सेलेनोलॉजी। क्या बोलोगे? सेलेनोलॉजी चंद्रमा का अध्ययन कहलाता है। ये आपको पता होना चाहिए। क्या है ये? चंद्रमा का अध्ययन होता है। चंद्रमा पर साथी सबसे पहला मिशन कब हुआ था? भारत के तो बता दिए मैंने। जो पहला फेल मिशन रहा था चंद्रमा पर वो हुआ था 1959 में। कौन गया था चंद्रमा पर? आपका साथी लूना 2 गया था, लूना सेकंड गया था। चंद्रमा पर जब साथी मानव गया था वो किस वर्ष गया था? चंद्रमा पर जब ह्यूमन को, मून पर जब ह्यूमन को भेजा गया, बोलना जरा किस वर्ष में भेजा गया था? जब अपोलो 11 गया था। अपोलो 11, जिससे कौन? नील आर्मस्ट्रॉन्ग और आपका कौन गए थे? आपका क्या बोलेंगे? एडविन एल्ड्रिन गए आपका। तो जो अपोलो 11 गया साथी, ये आपका कब गया था? तो मानव उतरा था चंद्रमा पर 1969 में। चंद्रमा से रिलेटेड साथी 2 टर्मिनोलॉजी होती हैं आपका। एक होती है दोस्त आपका कौन सी? एक होती है आपका ब्लू मून। ब्लू मून किसको कहते हैं जरा बताओ? ब्लू मून से क्या तात्पर्य है? ब्लू मून होता है, याद रख लेना, जब एक ही महीने में 2 पूर्णिमा आ जाएं। तो आती तो अक्सर एक ही है वैसे, लेकिन कभी डेज घूमते घूमते हो जाए। एक ही महीने में जब 2 पूर्णिमा होती हैं, क्या होती हैं? जब फुल मून होता है, पूर्णिमा समझ रहे हो, चंद्रमा पूरा दिखता है। तो जब चंद्रमा एक ही महीने में 2 पूर्णिमा हुए, तो क्या बोलोगे? जो सेकंड वाला मून होता है, सेकंड वाला मून जो होता है उसको साथी क्या कहते हैं? ब्लू मून कहते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लू मून कहते हैं। ऐसे पूछा जाता है आपसे, सुपर मून क्या होता है? सुपर मून टर्मिनोलॉजी का क्या तात्पर्य है? सुपर मून से क्या मतलब है? भाई पृथ्वी का चक्कर कौन लगाता है? चंद्रमा लगाता है। तो कैसे घूमता रहता है? आपका ऐसे घूमता रहता है इसके पृथ्वी के, ठीक है ना। तो पृथ्वी के कभी तो साथी नज़दीक भी आता है, कभी दूर भी जाता है। तो जब पृथ्वी के ये सबसे नज़दीक आता है, क्या बोलोगे? जब साथी सबसे नज़दीक आएगा, सबसे नज़दीक अर्थात जब आपका पैरिजी की स्थिति बनती है, किसकी? पैरिजी की स्थिति बनती है, तभी उसको क्या कहते हैं? यानी कि जब आपका नियर बाई हो जाए। क्या हो जाए? नियर बाई हो जाए। क्या हो जाए? नियर बाई हो जाए, तभी उसको बोलते हैं पैरिजी। और इस टाइम ही चंद्रमा सबसे बड़ा होता है। अच्छा मुझे बताओ, अपनी आंख से हम चंद्रमा का कितना हिस्सा देख सकते हैं? तो क्या बोलेंगे भैया? आपको पता होना चाहिए कि हम अपनी आंख से 57% चंद्रमा ही देख सकते हैं। चंद्रमा पर सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है दोस्त? तो लिबनिट्ज पर्वत जो है वो किस पर है? वो चंद्रमा पर है भैया आपका। क्या है? वो चंद्रमा पर है। नेक्स्ट। अच्छा एक क्वेश्चन और बनता है, यहाँ से भूल गया हूँ, पृथ्वी से दूरी कितनी है चंद्रमा की? ये भी तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या बोलेंगे? हाँ, यहाँ से बन सकते हैं 1-2 क्वेश्चन और। मुझे बताओ, चंद्रमा की जो मून और अर्थ की डिस्टेंस है, चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी कितनी होती है? चंद्रमा से पृथ्वी की जो दूरी है वो कितनी होती है? तो आप कहेंगे 3,84,000 किलोमीटर होती है। 3,84,000 किलोमीटर होती है। और चंद्रमा जो पृथ्वी की परिक्रमा करता है, जो इसका चक्कर लगा लेता है, कितने दिनों में लगाता है? तो 7 डेज में, 27 डेज में और 8 आवर्स में। इसी को हम बोलते हैं आपका क्या? नक्षत्र मास कहते हैं। क्या बोलोगे? 27 डेज एंड 8 आवर्स। 27 डेज होते तो वैसे 27 दिन आपका 7 घंटे और 43 मिनट है, लेकिन कुल मिला के बोल देते हैं 27 दिन और 8 घंटे में पृथ्वी का चक्कर लगा लेता है। याद रखेंगे। मुझे बताओ कितना ग्रेविटेशनल फोर्स होता है इसका? 1/6 होगा, 1/6। यानी किसी चीज़ का अगर पृथ्वी पर साथी जो भार है वो 100 किलोग्राम है, तो पृथ्वी पे जाके कितना हो जाएगा? 100/6 हो जाएगा। यहाँ 1000 है तो 1000/6 हो जाएगा। यहाँ पे 60 है तो वहाँ 60/6 हो जाएगा। यहाँ 600 है तो 600/6 हो जाएगा। ठीक है। मास कभी भी नहीं चेंज होगा, क्योंकि क्या परिवर्तित होता है? हमेशा वेट चेंज होता है, मास कभी चेंज नहीं होता। मास को कहीं भी ले जाओ, घर ले जाओ, अंतरिक्ष, स्पेस शटल, कहीं भी ले जाओ, वो कभी चेंज नहीं होता है, कभी चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट। कर्क रेखा भारत के राज्य से होकर के गुजरती है। कर्क रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भैया अगर हम बात करें, आपका ये ग्लोब है
और ग्लोब पर क्या है, ये आपका 0 डिग्री लाइन होती है। ठीक है, यहाँ साथी आपका नॉर्थ पोल होता है, यहाँ साउथ पोल होता है। तो नॉर्थ में कितने पर, आपका 23.5 डिग्री नॉर्थ। और भारत किस में स्थित है, भारत भी तो नॉर्दर्न हेमीस्फेयर में है, तो भारत की स्थिति यहाँ पर आती है लगभग। तो भारत नॉर्दर्न हेमीस्फेयर में, यानी कि भारत कहाँ पर है, भारत किस गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में, ऊपर वाले में कि नीचे वाले में। तो आप कहेंगे भारत भैया उत्तरी गोलार्ध में है, नॉर्दर्न हेमीस्फेयर में है। कहाँ पर है, नॉर्दर्न हेमीस्फेयर में है आपका। ठीक है, नॉर्दर्न हेमीस्फेयर में आपका भारत स्थित है। कहाँ पर, नॉर्दर्न हेमीस्फेयर में भारत स्थित है। तो ये 23.5 डिग्री जो है, मुझे बताओ कितने राज्यों से होकर के गुजरती है। तो आप कहेंगे भैया ये गुजरती है आपका आपका 8 राज्यों से। तो क्या पंजाब से होकर के गुजरेगी, क्या महाराष्ट्र से होकर के गुजरेगी, या आपका केरल से। तो आप कहेंगे नहीं भैया, छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है। ठीक है, क्योंकि महाराष्ट्र देखो साउथ में हो गया, नीचे की तरफ इधर, केरल नीचे की तरफ हो गया, पंजाब बच जाता है। तो 8 राज्य कौन कौन से हैं जरा बताना, क्या बोलते हैं उनको, मित्र, मित्र पर, सब जानते होगे तुम, मित्र पर, गमछा, गमछा, झार, कौन कौन से होते हैं, मित्र पर। तो मित्र से क्या मतलब होता है आपका मिजोरम। ठीक है, उधर से आते हैं। तेरे से क्या मतलब होता है आपका त्रिपुरा होता है। पैसे क्या मतलब होता है आपका, कि भी पैसे कौन सा बन जाएगा आपका, पैसे भैया पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल होता है। आर से साथी आपका राजस्थान होता है, राजस्थान। राजस्थान का पड़ोसी गुजरात होगा साथी आपका, गुजरात होगा। मैं से आपका साथी मध्य प्रदेश होगा, एमपी होगा। छा से छत्तीसगढ़ होगा, छत्तीसगढ़ होगा। और झा से क्या होगा, झारखंड होगा। क्या होगा, झारखंड होगा। तो मित्र पर गमछा झार, ये याद रख लेंगे। ठीक है, मित्र पर। तो क्या बोलेंगे, मिजोरम है भैया, त्रिपुरा है आपका, क्या बोलेंगे, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल है, राजस्थान है, फिर गुजरात है, एमपी है, छत्तीसगढ़ है, और आपका झारखंड है। ऐसे ही साथी आप मुझे बताओ, ये तो गुजरती है ऐसे भारत से, एक भारत से ऐसे गुजरती है 82.5 डिग्री पूर्वी। 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है, क्या है, जो ईस्ट आपका लेटीट्यूड है। ये तो हो गया आपका, क्या बोलेंगे, 23.5 डिग्री नॉर्थ आपका अंशांश, यानी कि यह लॉन्गी आपका लेटीट्यूड हो गया। और ये हो गया आपका ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ईस्ट लॉन्गिट्यूड से कौन सी गुजरती है बताएंगे। तो यहाँ भारत की जो साथी टाइम है उसके बारे में आपको बताऊंगा। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है, जीएमटी से क्या डिफरेंस है, किसी भी स्टेट का टाइम आपको देकर के पूछे क्या डिफरेंस होता है, वो हम निकाल सकते हैं, उसकी कैलकुलेशंस मैं आपको सिखा दूंगा, है ना। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो क्या बोलते हैं भैया, अभी बताएंगे आपको आगे चल के कि 5 से गुजरती है। कहाँ से, यूपी से गुजरती है, एमपी से गुजरती है, आंध्र प्रदेश से गुजरती है, क्या बोलते हैं, उड़ीसा से गुजरती है। ठीक है, क्या बोलेंगे, उड़ीसा से गुजरती है। इस तरह से वो आपके 5 बन जाते हैं। तो कैसे 5 बनेंगे, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और आपका आंध्र प्रदेश होता है। भारत में कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं, बायोस्फीयर रिजर्व भारत में कितने हैं। तो बायोस्फीयर रिजर्व 16 हैं, 18 हैं, 19 हैं या 17 हैं। तो आप बोलेंगे भैया भारत में जो बायोस्फीयर रिजर्व है उनकी संख्या है 18। कितनी होती है, 18। पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है हमारा, बायोस्फीयर का मतलब समझ रहे हैं, किसी के जीवन को आरक्षित करना है। बायोस्फीयर को क्या, बायो को रिजर्व करना है। जैसे लाल पांडा बचाना है हमको, तो उस क्षेत्र को आपका बायोस्फीयर रिजर्व बना दिया। वहाँ बहुत सारी आपका वेजिटेबल्स है, ठीक है, उस तरह की बहुत सारी वनस्पति है, उन सबको बचाना है। तो पहला जो बना साथी आपका फर्स्ट आपका बायोस्फीयर रिजर्व, बीएसआर बोलते, बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, नीलगिरी। मुझे बताओ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है साथी आपका, तमिलनाडु में है। और किस जानवर को यहाँ पर सबसे ज़्यादा पाया जाता है, एक नीलगिरी ताहर पाई जाती है। कौन सी, ताहर एक साथी जानवर पाया जाता है यहाँ पर। कौन, ताहर एक जानवर यहाँ पर पाया जाता है, ताहर। जैसे मैं आपसे पूछूं दूसरा कौन सा था बायोस्फीयर रिजर्व, दूसरा भैया 1988 का नंदा देवी है। तो नंदा देवी कहाँ पर है बताइए जरा, नंदा देवी भैया उत्तराखंड में है। कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। मन्नार की खाड़ी कहाँ पर पड़ता है, भारत और श्रीलंका के बीच में है। मन्नार की खाड़ी बोले तो तमिलनाडु, तमिलनाडु में पड़ता है। और यहीं पर मिलती है डुगोंग, डुगोंग अर्थात आपका जो समुद्री गाय है। क्या बोलोगे, जो सी काओ है। डुगोंग किसको बोलते हैं, जो आपका सी काओ है वो कहाँ पर मिलती है, मन्नार की खाड़ी में मिलती है। कहाँ पर, मन्नार की खाड़ी में मिलती है। जैसे साथी सुंदरवन में क्या मिलता है, सुंदरवन भी बताओ मुझे कहाँ पर है।
सुंदरबन, जो आपका सुंदरबन कहाँ पर है भैया, वेस्ट बंगाल में है। यहाँ पर क्या मिलता है, यहाँ पर भैया रॉयल टाइगर मिलता है। क्या मिलता है, रॉयल टाइगर मिलता है, रॉयल टाइगर। सबसे बड़ा बीएसआर कौन सा है भारत का, सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, सबसे बड़ा जो जैव आरक्षित क्षेत्र है वो कौन सा है, तो वो कौन सा है, कच्छ का रण है, कच्छ का रण। तो कच्छ का जो रण है आपका साथी, क्या बोलोगे, गुजरात में। यहाँ पर क्या मिलता है, यहाँ पर मिलता है आपका, क्या बोलोगे, जंगली गधा, वाइल्ड डंकी, जंगली गधा। और जिस किसी ने उत्तर गलत दिया वही लड़का हो जाएगा जंगली गधा, ठीक है। क्या बोलेंगे, आपका कच्छ के रण में तुमको फिर भेजा जाएगा। गलत उत्तर दोगे तो कहाँ जाओगे, कच्छ के रण में जाओगे। नो क्रेक बताओ, नो क्रेक जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो कहाँ पर है, नो क्रेक, नो क्राइम, नो क्राइम भैया, मैं घायल हो गया, मेघालय में है। कहाँ पर है, मेघालय में है। इसमें मिलता है नो क्रेक में रेड पांडा। लाल पांडा के लिए कौन सा संरक्षित क्षेत्र है, वो नो क्रेक है। क्या है, वो नो क्रेक है। शेषाचलम कहाँ पर है दोस्त आपका, भैया जी शेषाचलम आंध्रा में है। कहाँ पर है, शेषाचलम आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। यहाँ पे कौन सा जानवर पाया जाता है, लॉरिस पाया जाता है, ठीक है। आंध्र प्रदेश में कौन सा है आपका, लॉरिस पाया जाता है। लॉरिस बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं अक्सर। नेक्स्ट है, रिक्त स्थान वे पदार्थ जिनके लिए भारत में वस्तु एवं सेवा कर, यानी कि जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है वो साथी केंद्रीय, और आपका गुड्स एंड सर्विस टैक्स भी, और जो एक्साइज टैक्स है, एक्साइज टैक्स है, उत्पादन कर, यानी कि सेंट्रल एक्साइज भी लगेगा और जीएसटी भी लगेगा। वो किन चीज़ों पर लगता है, नशे की चीज़ों पर। नशे की चीज़ अर्थात आप बोले तो मादक पेय भी हो गया, अब मादक पेय पर लगेगा, इस पर जीएसटी लगता है आपका, ठीक है। तंबाकू और तंबाकू पदार्थ, तंबाकू और तंबाकू पदार्थ, ठीक है। जीएसटी की बात करते हैं दोस्त आपसे, जीएसटी की बात करते हैं, मुझे बताओ जीएसटी की जब बात हम करेंगे आपसे, तो जीएसटी कब लागू हुआ था दोस्त बोलो। आप कहेंगे भैया 1 जुलाई, 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ, 1 जुलाई 2017 को। इसीलिए 1 जुलाई को हम बोलते हैं जीएसटी डे। सबसे पहले किस राज्य ने इसको लागू किया था, मुझे बताएं फटाफट से। तो आप कहेंगे भैया इसको सबसे पहले किसने लागू किया था आपका, तो हमारा आंसर आएगा भैया इसको लागू करने वाला था भारत का राज्य असम। किस मॉडल पर ये आधारित है, मॉडल बताओ दोस्त, किस मॉडल पर, किस मॉडल पर ये हमारा जो साथी जीएसटी है वो आधारित है। तो आप कहेंगे भैया कनाडा मॉडल पर आधारित है। किस पर है, कनाडा मॉडल पर ये आधारित है, ठीक है। मैं आपसे पूछूं इसको अपनाने वाला पहला देश कौन सा था, पहला देश कौन सा था, तो आप कहेंगे भैया वो फ्रांस था। कौन सा था, वो फ्रांस था, ठीक है। इसके लिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ वो कौन सा था, 101वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ साथी आपका 2016 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिससे जीएसटी को जोड़ा गया। अगर हम बिल की बात करें तो 122वां बिल था। कौन सा था, 122वां वो बिल था जीएसटी के लिए। जीएसटी में स्लैब की बात करें तो मुख्य रूप से 4 स्लैब होती हैं, 0% को छोड़ करके, क्योंकि ये तो जीरो रेटेड है, जीरो रेटेड है, ठीक है। फिर 5% आपका, फिर 12% आपका, 18% और फिर 28%। इस बार यूपी पुलिस ने पूछे अलग अलग देके कि भाई किस पे कितना जीएसटी मिलता है। मैं ये समझता हूँ कि वो बेवकूफ़ी भरे प्रश्न होते हैं। जैसे कि इस बार यूपी पुलिस ने पूछ लिया था कि भैया कौन पिता हैं इसके, तो वो तो एक तरह का वैलिड क्वेश्चन भी लिखता है, लेकिन बहुत गहराई से भी पूछ लिया। जिसको मैं तो ये कहा था, मेरे पास किसी बच्चे का मैसेज आया, मैंने कहा भाई मैं तो इसको अभी आएगा भी ना, अगर आगे इसको तब भी शामिल नहीं करेंगे। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं उनको शामिल करने का कोई अर्थ ही नहीं होता। भाई ऐसे तो कुछ भी जीएस का कोई पार थोड़ी है, बनने को तो कुछ भी बन सकता है। एग्री विद मी और नॉट, बनने को तो कुछ भी बन सकता है ना, फिर तो पता नहीं क्या क्या शामिल करना चाहिए। तो हमको तो वो याद कर परीक्षा में वो करना है। जैसे कोई परीक्षा हुई 100 मार्क्स की, ठीक है, अब उसमें करने लायक प्रश्न 80 हैं। अब 80 हमारे ठीक हो जाने चाहिए, यानी मेरिट उसकी 80 पे लग रही थी तो हमारे वो 80 ठीक हो जाने चाहिए। इस 20 से हम लोगों को कि भाई ये करने लायक थे ही नहीं, तो उससे हमें मतलब नहीं है। तो एग्जाम में करने लायक क्या आएगा, आप उसको सही कर पाते हैं, अच्छे से कर पाते हैं नहीं, ये बड़ी बात है, ठीक है। बाकी जो वैसे प्रश्न होते हैं वो हमेशा रहते हैं। ऐसे यूपी पुलिस तो छोड़ो, एसएससी तो कितना बेतरतीब पूछ लेता कोई कोई प्रश्न, हमें चक्कर आ जाए देख के प्रश्न को, है ना। तो क्या बोलेंगे भैया, तंबाकू और तंबाकू पदार्थ। ऐसे ही हम जीएसटी को लेते रहेंगे धीरे धीरे और सीखते रहेंगे क्रम से, 2-3 दिन में लेके वो खत्म होगा। निम्नलिखित में से कौन सा है जो डायरेक्ट टैक्स का एक उदाहरण है, डायरेक्ट टैक्स, यानी कि जो व्यक्ति को खुद देना पड़ता है।
व्यक्ति को खुद देना पड़ेगा। तो क्या बोलेंगे, राजगामी संपत्ति है, इनकम टैक्स है, आपका कस्टम ड्यूटी है, या फिर गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या है, ये तो इनडायरेक्ट टैक्स है। पूछ रहा है कौन सा जो व्यक्ति को खुद देना पड़ेगा, तो वो है इनकम टैक्स। तो क्या बोलेंगे, अब आपसे पूछेगा भैया इनकम टैक्स तो कैसा हो गया, तो इनकम टैक्स तो हो गया आपका डायरेक्ट टैक्स, और जीएसटी कैसा है, इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। बाकी तीनों ऑप्शन ही क्या हो गए, इनडायरेक्ट टैक्स में आ गए, यानी अप्रत्यक्ष कर आ गए, अप्रत्यक्ष कर आ गया। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं अप्रत्यक्ष कर में और कौन कौन से कर आते हैं जीएसटी के अलावा, भैया एक्साइज ड्यूटी भी आ जाता है, उत्पाद शुल्क उसको बोलते हैं एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स आ जाता है, बिक्री कर आ जाता है, बिक्री कर आ जाता है, बिक्री कर। जैसे इन ऑप्शन के अलावा कुछ और दे दे डायरेक्ट टैक्स के लिए, तो आयकर के अलावा और कौन कौन से होते हैं डायरेक्ट टैक्स जो होते हैं, प्रत्यक्ष कर जो व्यक्ति को स्वयं सीधे रूप से प्रभावित करते हैं। तो उसमें भैया एक तो होता है निगम कर, कॉरपोरेशन टैक्स, बोलो क्या बोलेंगे, कॉरपोरेशन टैक्स जो होता है आपका, कॉरपोरेट टैक्स जिसको हम बोलते हैं, कॉरपोरेशन कर हो गया। एक साथ ही आपका इसमें आता है न्यूनतम वैकल्पिक कर, न्यूनतम जो वैकल्पिक कर है, क्या बोलेंगे, न्यूनतम वैकल्पिक, वैकल्पिक कर होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं मिनिमम, क्या बोलेंगे, मिनिमम, मिनिमम आपका मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स जो होता है वो आपका डायरेक्ट टैक्स है। जैसे मैं आपसे पूछूं बिक्री कर, क्या बोलेंगे आपका, बिक्री कर छोड़ो, बिक्री कर तो उसमें चला जाएगा आपका, बिक्री कर को नहीं। न्यूनतम वैकल्पिक कर ये किस में आएंगे आपके, ये डायरेक्ट टैक्स हैं जो व्यक्ति खुद देने पड़ते हैं। जैसे प्रॉपर्टी पे जितने भी टैक्स है वो क्या है, वो डायरेक्ट टैक्स है ना, वो डायरेक्ट टैक्स है। भारतीय अर्थव्यवस्था में जो बैंक रेट होती है वो कौन निर्धारित करता है, कि बैंकों की क्या दर रहेगी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, 1 जुलाई 1955 को जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना, क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यह भारत की जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, या फिर आपका सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो क्या बोलेंगे आपका, भैया उसको भारत के जो रिजर्व बैंक है उसके द्वारा, आरबीआई के द्वारा, इसके द्वारा, आरबीआई के द्वारा। आरबीआई को भी हम क्रम से जानेंगे, जितनी चीज़ें डिलीवर करता रहूँ उतनी फिंगर टिप्स होनी चाहिए बस। आरबीआई एक्ट कब आया जरा बताएं, आरबीआई से शुरू करते हैं साथी। बैंक रेट तो पता ही चल गया, बैंक रेट कौन लाएगा, आरबीआई। मुझे बताओ आरबीआई एक्ट कब आया था, आरबीआई के लिए एक्ट आया था 1934 में। आरबीआई को साथी इस्टेब्लिश कब किया गया था, तो क्या बोलेंगे 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई को स्थापित कर दिया गया। तब इसका हेडक्वार्टर क्या हुआ करता था, तब इसका हेडक्वार्टर भैया कोलकाता था। लेकिन 2 साल ही हेडक्वार्टर यहाँ पर रहा, और 1937 से हेडक्वार्टर कहाँ हो गया, 1937 से हेडक्वार्टर हो गया आपका साथी मुंबई, क्या बोलोगे, मुंबई इसका हेडक्वार्टर हो गया। ठीक है, मुझे बताओ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो पहले गवर्नर थे, पहले गवर्नर थे आपका, पहले गवर्नर थे वो कौन थे, तो पहले गवर्नर बताओ भैया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, तो ऑसबोर्न स्मिथ थे, क्या बोलोगे, ऑसबोर्न, ऑसबोर्न स्मिथ, ऑसबोर्न स्मिथ थे। और मुझे बताओ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, आरबीआई के, आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, पहले भारतीय गवर्नर कौन बने थे, आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर आपका, बोलेंगे भी फटाफट से, कौन बने थे, सीडी देशमुख बने थे, कौन थे, कौन बने थे आपका, सीडी देशमुख बने थे, सीडी देशमुख। और सीडी देशमुख का कार्यकाल कितना था, 1943 से लेकर के 1949, 6 वर्षों का। तो 1943 से 1949 के बीच जो भी घटनाएं हुई उस समय कौन है आपके, सीडी देशमुख थे, कौन थे, सीडी देशमुख थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा गलत मिलान है, बल का मात्रक क्या न्यूटन होता है, दाब का मात्रक क्या पास्कल होता है, कार्य को क्या जूल में नापेंगे, और आयतन को, आयतन होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। बचपन से पढ़ते आ रहे होगे ये तो, लंबाई मीटर में, चौड़ाई मीटर में, ऊंचाई मीटर में। तो क्या होगा, आयतन हो जाएगा मीटर क्यूब, आयतन होना चाहिए हमेशा मीटर की घात 3। ऐसे ही मुझे बताओ क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, तो क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, क्षेत्रफल का हो जाएगा क्या, मीटर की घात 2, कितना हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा जी, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, क्या हो जाएगा आपका, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, कोई भी दिक्कत, इतनी बात में किसी को नहीं। भैया मैं आपसे कुछ मात्रक पूछता हूँ, मुझे बताना। जैसे मुझे बताओ द्रव्यमान का मात्रक क्या है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मास,
मास द्रव्यमान को किस में नापेंगे भैया? किलोग्राम में नापेंगे हमेशा। किस में? किलोग्राम में। लंबाई का मात्रक क्या होता है? लंबाई का मात्रक क्या होगा भैया? लंबाई का मीटर होगा। क्या होगा? लंबाई का मीटर होगा। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? यानी कि आपका जो लाइट इंटेंसिटी है, क्या लाइट इंटेंसिटी का मात्रक क्या है? वो आपका कैंडेला है। क्या है? कैंडेला है। मुझे बताओ तापमान, टेम्परेचर का मात्रक, ऐसा यूनिट बात कर रहे हैं। तापमान का क्या होता है? केल्विन होता है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ टेम्परेचर? इज केल्विन। फ्रीक्वेंसी को किस में मेजर करेंगे? आवृत्ति को। आवृत्ति को किस में मेजर करेंगे भैया? हर्ट्ज में मेजर करते हैं, हर्ट्ज में। मुझे बताओ प्रेरकत्व को किस में, क्या बोलोगे? प्रेरकत्व को किस में मेजर किया जाता है भैया? हेनरी में मेजर करते हैं। प्रेरकत्व बोलते हैं इंडक्टेंस। क्या बोलते हैं इसको? इंडक्टेंस बोलते हैं, इंडक्टेंस। ठीक है। जैसे ज्योति तीव्रता को क्या बोलेंगे? लाइट इंटेंसिटी बोलते हैं। लाइट इंटेंसिटी इसको कहा जाता है, लाइट इंटेंसिटी। मुझे बताओ चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, चुंबकीय फ्लक्स का क्या मात्रक होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स को भैया टेस्ला में मापा जाता है, टेस्ला में। रजिस्टेंस को, प्रतिरोध को किस में मापा जाएगा? प्रतिरोध को किस में मापा जाएगा भैया? ओम में मेजर करते हैं। किस में? ओम में मेजर किया जाएगा। किस में करेंगे? ओम में भैया हम मेजर करेंगे, ओम में मेजर करते हैं। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य मापने की इकाई क्या है? जैसे प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की बात करते हैं, किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है? जैसे अगर हम बात करें आपसे, क्या बोलते हैं इसको? तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा किसकी होती है? अगर वाइट लाइट को हम किसी प्रिज्म से होकर निकाल दें, किससे? प्रिज्म से होकर के निकाल दें, तो वाइट लाइट कितने रंगों से मिलके बनी होती है? 7 कलर्स होते हैं, 7 कलर्स। कौन कौन से 7 कलर्स होते हैं? विव ग्योर होता है भैया। क्या होता है? विव ग्योर होता है। तो जैसे रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, और जिसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा हो गई, जिसकी साथ ही तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा हो गई, उसकी आवृत्ति क्या हो जाएगी बताना जरा? तो इसकी तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है, तो जिसकी तरंग दैर्घ्य जितनी ज़्यादा होगी उसकी आवृत्ति उतनी ही कम हो जाएगी। तो फ्रीक्वेंसी क्योंकि आपका क्या होती है? आपका इन्वर्स में प्रोपोर्शनल होती है, इन्वर्स में, इन्वर्स में होती है। तो ऐसे ही वायलट की क्या हो जाएगी? आपका जो वेवलेंथ है वो कम हो जाएगी, तरंग दैर्घ्य जो है वो कम हो जाएगी, और इसकी जो आवृत्ति है वो क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। आवृत्ति ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है। क्या हो जाएगी? आपकी फ्रीक्वेंसी इसकी ज़्यादा हो जाएगी। मतलब उल्टा होगा, वेवलेंथ ज़्यादा तो फ्रीक्वेंसी कम। यानी कि अगर मान के चलो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो, आवृत्ति ज़्यादा हो जाए, तो तरंग दैर्घ्य क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ओके। और ये घटती रहती है, यहाँ तक घटेगी। और अगर हम बात करें इसका, इसका क्या हो जाएगा? ये आपका आवृत्ति इसकी ज़्यादा हो गई, तरंग दैर्घ्य कम थी, तो ये क्या हो जाएगा? इधर की तरफ बढ़ती है, इधर की तरफ बढ़ती है। और तरंग दैर्घ्य क्या होता है? तरंग दैर्घ्य इधर की तरफ बढ़ती है। ऐसे याद रख लो, ये इधर की तरफ बढ़ेगी और ये इधर की तरफ बढ़ेगी। ठीक है। फिर इसमें तो कुछ कलर भी गायब कर देता है, देगा ही नहीं रेड को और वायलेट को। आपको तो पता होना चाहिए, ऐसे बढ़ती है और ऐसे घटती है। तो कोई कलर गायब भी कर दे तो आपको पता होगा भैया अब इसका नंबर आएगा, ये नहीं है तो। सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? कल के लिए आपको एक होमवर्क मैं दे रहा हूँ साथी, होमवर्क है आपको एटॉमिक नंबर 1 से 30 तक याद होने चाहिए। बेटा एक बार थम्स अप कर दो मेरे भाई मेरे दोस्त, एक बार थम्स अप इस बात के लिए कर दो कमेंट सेक्शन में कि भैया जो भी टास्क दे दोगे तुम भिड़ जाना, हम भी भिड़ जाएंगे। तुम भिड़ोगे हम तुम्हारे साथ भिड़ेंगे, जितना दम तुम लगाओगे तुमसे ज़्यादा दम लगाएंगे। ठीक है। क्योंकि पहचान, जितने सिलेक्शन आपके होते हैं उतनी पहचान मेरी होती है, जितने घर बनते हैं, जितने घर सुधरते हैं, उतनी ही अपनी पहचान, मजबूती, हैप्पीनेस, खुशहाली, ताकत, एनर्जी, ऊर्जा, ये सब बढ़ती चली जाती है साथी, ये सब बढ़ता है आपके साथ में। तो क्या बोलेंगे भैया? सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11, 11 Na23। क्या होता है? 11 Na23 होगा। क्या होगा? 11 Na23। इसको क्या बोलते हैं? यानी सोडियम 11 नंबर पर आता है, इसको बोलते हैं परमाणु क्रमांक। जो नंबर नीचे रहेगा उसको एटॉमिक नंबर कहा जाता है। क्या बोलते हैं साथी उसको? भैया उसको एटॉमिक नंबर कहते हैं। देखो थोड़ा जल्दी लिखता हूँ मैं तो राइटिंग ऐसी आती है, राइटिंग बहुत खतरनाक है, तुम्हें पता होगी इस बात की। ठीक है। ये मत कह देना भैया अपने आप ही तारीफ कर रहे हो, अपनी करनी पड़ती है, अब तुम नहीं करते तो। ये क्या हो गया? इसका प्रतीक चिन्ह होता है। और ये क्या है? ये परमाणु भार है। क्या है? ये आपका परमाणु भार है, एटॉमिक वेट है। कभी मिलोगे ना अकेले में तो जब लिख के बताएंगे एटॉमिक वेट, तसल्ली में लिख के बताएंगे। ठीक है। तो कैसा लिखते हैं?
तो क्या बोलोगे आपका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट क्या बोलोगे जी? सोडियम, सोडियम होगा आपका। अब कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए आपसे, देखो परमाणु क्रमांक दिमाग में छापना, इसको बोलते हैं जेड। एटॉमिक वेट को बोलते हैं कैपिटल ए, क्या बोलते हैं? कैपिटल ए बोलते हैं। क्या बोलोगे? निचले वाला नंबर, जैसे मैं बोल दूं आपसे 6C14 बोल दूं मैं, 6C12 बोल दूं आपसे, ये कार्बन के आपके आइसोटोप्स हैं। जैसे मैं बोलता हूँ एक आसान सा नंबर तुमको जो सबको पता होता है, ऑक्सीजन का हो गया 8O16, समझ गए? तो मुझे बताना इसमें जेड क्या है, फटाफट से आंसर करो। क्या मैं सिखाना चाह रहा हूँ फिर उसको सीखोगे। जेड क्या है एक बार बता दो भैया, एक बार बताओ सारे दोस्त, जेड क्या है? तो आप बोलोगे निचला नंबर भैया जेड है, और जरूरी नहीं है नीचे ही लिख रहा हो, ये ऊपर भी लिखा हो सकता है। लेफ्ट साइड में जो है वो जेड है, और जो राइट साइड में है वो क्या होता है? वो ए होता है। तो कभी भी जेड पूछ ले आपसे, जो जेड है वही प्रोटॉन की संख्या होती है और वही इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। क्या होती है? जितना जेड होगा उतने ही प्रोटॉन, उतने ही इलेक्ट्रॉन। भैया न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे फिर? न्यूट्रॉन निकालेंगे दोस्त, आपका जो ऊपर वाला पिद्दी पे बैठा हुआ है ना, ये नीचे वाले को घटा दो, यानी ए माइनस जेड, ए माइनस जेड। तो इसमें निकाल के बताओ ऑक्सीजन में कितने प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं, फटाफट आंसर कर दो। ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन के एक अणु में साथी कितने प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होंगे? तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, याद रखना, कल 30 तक याद करना। हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ऐसे करके 30 तक याद होनी चाहिए। तो क्या बोलोगे भैया? आपका जो 8 है ये क्या है? ये जेड है। जेड मतलब ये हो गया आपका 8 हो गया, तो प्रोटॉन भी कितने? 8, इलेक्ट्रॉन भी कितने? 8 हो जाएंगे। न्यूट्रॉन बताओ, आपका बाहर में से घटा दो, 16 माइनस 8। बात क्लियर है? दिमाग में बात घुस गई भाई? अरे मोटे दिमाग का तो नहीं है कोई? बता देना पहले कि भैया मैं मोटे दिमाग का हूँ। तो मोटे दिमाग वाले का मोटा इलाज करेंगे। तो ये देखो, मुझे बताओ, जैसे मैं तुमसे कहता हूँ 7N14, यहाँ पे न्यूट्रॉन बताओ फटाफट से, न्यूट्रॉन बताओ। इस वाले में न्यूट्रॉन बताओ, जैसे इस वाले में न्यूट्रॉन बताओ। सोडियम में न्यूट्रॉन कितने होंगे? तो भैया घटा दो, सोडियम में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी भैया? 12 हो जाएगी। परमाणु क्रमांक जेड आपका 11, प्रोटॉन 11, इलेक्ट्रॉन 11। ठीक है, यहाँ पे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन 7 7 आपका, जेड एटॉमिक नंबर 7 आपका, और इसमें से इसको घटा दो, न्यूट्रॉन का नंबर कितना आ गया? 7। ये हुई ना कमाल की बात जो तुमने की है। इसको कहते हैं हीरो ऑफ द ईयर। आगे आ जाओ। किसी अम्ल और किसी क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया क्या कहलाती है? जब अम्ल और क्षार आपस में मिलेंगे। अम्ल कौन होते हैं? जिनमें H+ आयन होते हैं। क्षार कौन होते हैं? जिनमें OH- आयन होते हैं। तो H वाली कोई चीज़ मिला दो, जैसे बचपन से पढ़ी होगी HCl। HCl हमारे केमिस्ट्री वाले गुरुजी तो बहुत मारते थे हमें। तो क्या बोलते थे? इसमें H है, इसमें OH है। N और Cl को मिलाओगे तो भैया साल्ट मिलेगा हमेशा, NaCl प्लस H के 2, H ये हो गया HHO, H2O। तो ये क्या बनता है? कभी भी आपका, अभी भी आपका दोस्त याद रख लेना, अगर एसिड से बेस मिलेगा, कभी भी पूछा जाए अम्ल से यदि क्षार मिलेगा, अम्ल से यदि साथी क्षार मिलेगा, तो हमेशा क्या बनेगा? लवण बनता है, हमेशा साल्ट बनेगा, और साथ में जल भी जरूर बनेगा। इस अभिक्रिया को याद रख लीजिए, जरूर बनेगा। इस पूरे रिएक्शन को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन आपका, क्या बोलते हैं इसको? आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। इसको उदासीनीकरण प्रक्रिया कहते हैं। क्योंकि उदासीन कब होता है बिंदु? जब 7 pH वैल्यू हो जाती है। 7 pH पर क्या हो जाता है? उदासीन। उदासीन। मुझे बताओ अम्लीय जो विलयन होता है उसकी pH वैल्यू कितनी होती है? देखो कितने दोस्त गलत बताएंगे। मैं मतलब ये कह रहा हूँ तुम्हें सिखाते सिखाते कितने दिन हो गए इस बात को। बताना जरा अम्ल कितना होगा? अम्ल की जो pH वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक होगी? कहाँ से कहाँ तक होगी? अम्ल की pH वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी? तो कई साथियों ने लिख दिया ना आपका, एक भाई हमारे जैसे ऐसे स्टूडेंट्स की जरूरत है, साहिल कुमार, इन्होंने लिखा <7 होनी चाहिए। ये कमाल की बात है। तो 0 से तो शुरू हो जाएगी, लेकिन कहाँ तक होनी चाहिए? <7, क्योंकि 7 होते ही क्या हो जाएगा? आपका न्यूट्रल हो जाता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। और यहाँ पर क्या रहेगा? 0 से 7 तक एसिड रहेगा। ये कौन भाई साहब थे जिन्होंने ये स्केल बनाया? और 7 से लेके 14 कह देते हो तुम गलत कहते हो। आज के बाद मत कहना 7 से 14, कहना 7 से ज्यादा से लेकर <7 होना चाहिए, और 14 तक हो, 14 तक हो तो क्या बनता है? आपका क्षार बनता है, बेस बनता है।
बेस बनता है, ठीक है, और एसिड यानी कि अम्ल बनता है। कौन भाई साहब थे जिन्होंने ये पैमाना बना दिया? सोरेनसेन थे। क्या बोलोगे? सोरेनसेन, सोरेनसेन। तुझे भी याद है भाई, वाह। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारी हड्डियों और दांतों के लिए, हमारे भाई है शुभम जो क्लास करवाते हैं, इनका पेपर था, छुट्टी गए हुए थे, अभी ये वापस आ चुके हैं, तो तुमने जैसे सोरेनसेन बोला तो इन्होंने भी बोला सोरेनसेन। दिक्कत नहीं बोला, पक्की बात है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारी हड्डियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में सहायता करता है? तो दांतों के लिए साथी कौन होता है आपका? विटामिन डी होता है। क्या होता है? क्योंकि ये डायरेक्ट धूप से बनता है। क्या? डायरेक्ट धूप से बनता है। अच्छा, विटामिनों के रासायनिक नाम बता दो एक बार, ए बी सी डी ई ए के। क्या बोलोगे? ए बी सी डी ई और के। क्या बोलोगे? इनके नाम बोलो सबके। विटामिन ए, विटामिन, इनके रासायनिक नाम। विटामिन ए का क्या होता है भैया? रेटिनॉल होता है, रेटिनॉल होता है। विटामिन बी का जोर लगा के हिंसा। विटामिन सी का क्या होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। क्या होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। विटामिन डी का क्या होता है? कैल्सीफेरॉल होता है। जैसे जोर लगा के हिंसा बोल दूं ना बीच में, तो मतलब ऐसा हूं नहीं मैं, पर तुम्हें पढ़ाने के लिए ऐसा हो जाता हूँ मैं। विटामिन ई क्या बोलोगे? टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल। मैं भूल जाता हूँ पढ़ाते टाइम तुम्हें, ठीक है, मस्ती में एकदम। विटामिन के का क्या होगा साथी आपका? बोलो भैया। फ्लीक्विनोन होगा, फ्लीक्विनोन होगा, फ्लीक्विनोन होगा, ठीक है, नेप्टोक्विनोन भी बोलते हैं कई बार। तो इनके रासायनिक नाम आपको पता होने चाहिए। अच्छा, इसमें बोले कौन सा जो बॉडी में स्टोर, कौन सा नहीं हो सकता? बॉडी में कौन सा स्टोर नहीं होगा? तो बॉडी में स्टोर वही नहीं होगा भैया, बॉडी में स्टोर कौन सा नहीं होता है? तो वही होगा जो वाटर में सॉल्यूशन होगा, जल में घुलनशील होगा। क्योंकि जल में घुल के कहाँ चला जाएगा भैया? यूरिन के सहारे बॉडी से बाहर भाग जाएगा। तो जल में घुल गया, बॉडी से बाहर भाग गया यूरिन के सहारे। तो जल में घुलनशील कौन कौन से होते हैं? बोलो। तो जल में घुलनशील होते हैं विटामिन बी और सी, और यही बॉडी में क्या होंगे? स्टोर नहीं होंगे, स्टोर नहीं होंगे। अच्छा मुझे बताओ एक बार, जैसे मैं बात करूं आपसे, जो फैट में सॉल्यूबल हैं, फैट में जो घुलनशील है, यानी वसा में जो घुलनशील है, बचे हुए वसा में है भैया, कैसी बात कर रहे हो? कीड़ा हो गया, के ई डी ए, बचे हुए जो है बी और सी को छोड़ दो। ये सब क्या है? ये सब वसा में घुलनशील हैं। किसमें है? वसा में घुलनशील होते हैं। कौन सा विटामिन है इन सारे में से जिसको हार्मोन भी कह सकते हैं हम, जिसको हार्मोन भी कहा जाता है? विटामिन डी को हार्मोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हार्मोन भी कहते हैं। एक दिन इन सब की बीमारी बताऊंगा, एक दिन इन सब के सोर्स बताऊंगा किसी क्वेश्चन में। ऐसे ही बढ़ते रहेंगे, आगे चलेंगे। घरेलू रिक्त स्थान का वैज्ञानिक नाम कैनिस ल्यूपिस फैमिलियरिस है। किसका वैज्ञानिक नाम है? घरेलू भैंस का भैया, घरेलू बिल्ली का, या घरेलू कुत्ते का? तो क्या बोलेंगे भैया? घरेलू कुत्ते का होता है। गाय का तो बड़ा चर्चित है भैया, बॉस इंडिकस होता है। क्या होता है गाय का? बॉस इंडिकस। किसका? आपका क्या बोलेंगे? दो द्विनाम पद्धति जानते हो ना? विज्ञान में जिन्होंने नहीं पढ़ा वो जानो, द्विनाम पद्धति जो आपका बाय बाय किसका बोलते हैं इसको? बायनोमिनल। बायनोमिनल जो नोमेनक्लेचर है ये किसके द्वारा किया गया था? तो कैरनस लीनियस ने किया था आपका द्विनाम पद्धति को। लीनियस का ये काम है। भैंस का क्या होता है भैया? भैंस का होता है बुबालिस बुबलिस। बुबलिस बुबालिस कौन है? भैंस है। तो भैंस को तो बफेलो कहते हैं, तो इसको ऐसे याद रख लेना, बुबलिस बुबलिस, बुबलिस बुफेलो। बिल्ली का क्या होता है आपका? फेलिस डोमेस्टिका होता है। क्या होता है? फेलिस डोमेस्टिका होता है, ठीक है। डोमेस्टिका किसका होता है? आपका बिल्ली का होता है, बिल्ली का होता है। मैं आपसे पूछूं मक्खी का बताना जरा साथी मुझे। मक्खी का क्या आपका वैज्ञानिक नाम होता है भैया? मस्का डोमेस्टिका होता है। क्या होता है? मस्का डोमेस्टिका होता है, मस्का डोमेस्टिका, मस्का डोमेस्टिका होता है। मुझे बताओ बकरी का क्या होता है? बकरी का होता है साथी आपका कैप्टा हिटमस। क्या होता है? कैप्टा हिटमस होता है, कैप्टा हिटमस होता है। मेंढक का बताइए साथी क्या होता है? मेंढक का बताइए क्या होगा? मेंढक का होता है राना टिग्रीना। क्या बोलोगे? राना टिग्रीना होता है, राना टिग्रीना होगा। जैसे साथी मैं आपसे पूछूं मनुष्य का क्या होता है वैज्ञानिक नाम? मनुष्य का होता है भैया होमो सैपियंस होता है। क्या होता है? होमो सैपियंस होता है, ठीक है। होमो परिवार है, सैपियंस हमारी क्या है? स्पीसीज है, जाति है। अब बात आती है दोस्त यहाँ पर अगले प्रश्न आपके होमवर्क की तरफ। इसका आंसर जो बाद में वीडियो देखे सारे स्टूडेंट्स से चाहिए, ठीक है। रिसर्च हमेशा करनी है, बिलीव सिस्टम को बढ़ाना है,
और बहुत मेहनत करनी है। आज की पहली क्लास हुई इस चैनल पर, आप सबने साथ ही अद्भुत प्यार दिया है और मैं आप सब लोगों से प्रॉमिस करता हूं कि मैं इस डेप्ट में रहूंगा, पूरी आरडब्ल्यूए टीम इस डेप्ट में रहेगी कि आप सब लोगों के प्यार के लिए क्या किया जाए। आज संजीव सर की क्लास जो है वो 5 बजे से होगी, बहुत ज़बरदस्त प्यार उनको देना है, ठीक है आप सब लोगों को। और कल से फिर उनकी क्लास 7 बजे होगी, तो हमारे पास यहाँ बीच में गैप होगा। हमको जीएस में जितनी चाहे मेहनत करनी है हम उतनी फिर कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारा एक तो थैंक यू, और बस मैं इतनी ही बात कहूँगा साथी कि खुद में आपको भरोसा रखना है। खुद पर जब आप भरोसा रखेंगे तो आप आगे जाएंगे, लाइफ में बहुत आगे जाएंगे। और बस मतलब एक तो खुद पे भरोसा और एक साथी हार्ड वर्क, कि आप सबसे ज़्यादा पढ़ सकते हैं। और अगर सबसे ज़्यादा पढ़ना सिर्फ ऐसे नहीं, स्मार्ट वे में सबसे ज़्यादा पढ़ सकते हैं, तो आपका रिजल्ट भी सबसे स्मार्ट आएगा, ठीक है। और बाकी हमारी तुम्हारी मोहब्बत कैसी है ये तुम जानते ही हो, कि अल्फाजों में क्या बयान करें। आपकी आपकी और हमारी मोहब्बत, मतलब हमारी और आपके बीच की मोहब्बत की बात कर रहा हूं मैं, कि अल्फाजों में क्या बयां करें अपनी मोहब्बत के अफसाने, कि अल्फाजों में क्या बयां करें अपनी मोहब्बत के अफसाने। हम में तो तुम ही हो, हम में तो तुम ही हो, तुम्हारे दिल की खुदा जाने। तो 2 घंटे पढ़ेंगे, 15 मिनट शायरी करेंगे, दुनिया कुछ भी सोचे, मेहनत करते रहेंगे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, नमस्ते। और साथ ही आज की कक्षा कैसी लगी उसके लिए आपके 2 शब्द, और इस चैनल के लिए दोस्त आपका कभी भी कोई भी सजेशन है वो स्वागत योग्य होगा, हमेशा उसका वेलकम होगा। बस आप निसंकोच, बिना किसी संकोच के, कि जी हम ये चीज़ चाहते हैं, कुछ ऐसा हो जाए। आपकी तरफ से जब भी एक अच्छा सजेशन आएगा, आप मान लेना इस फैमिली में बहुत सारी चीज़ें आज तक जो भी हुई हैं उसमें से मैक्सिमम सजेशंस स्टूडेंट्स की तरफ से आए हैं, क्योंकि आप उसको एक फैमिली की तरह हमेशा से ट्रीट करते आए हैं। इधर से भी चीज़ें हमेशा जैसे पहले रही हैं, आगे जीवन भर ऐसे ही रहेंगी। थैंक यू, नमस्ते।